चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन की कभी लड़ाई हुई ही नहीं थी और वो भी सारा एक ड्रामा था। इनकी सियासत जो है 20 की 20 घी में और सर कढ़ाई में। महमूद खान चुप करके बैठे, यानी केपी के असेंबली की तो बात ही नहीं हो रही है। इमरान खान को एक मैसेज है कि भाईजान ऑडियो है अभी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। मैं इस्लामाबाद में हूँ। बड़ी तेज़ी से यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज मैं सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, तो सीधा वाइट का भी केस लगा वहाँ पे, यानी टेरीन वाइट का बेसिकली, और उसके ऊपर अदालत को और चीज़ें चाहिए और लोगों के बयान वगैरह चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसकी उन्होंने डेट दी आगे। तो उसके बाद से अभी तक मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई वाले जो हैं वो डस करके शुरू हो गए हैं और वो शुरू हो गए हैं कि अब हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ वो बातें करेंगे। यानी इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि जो अपने दिल की बात उसके खिलाफ को बात करे तो वो इनके लिए गलत हो जाती है। ना केस सुना गया है अभी, ना उसका फैसला हुआ है, ना कुछ जजमेंट आई है कि आप उसके ऊपर अपनी राय दें, लेकिन आप पहले से तबर्रा करना शुरू हो गए। ये खैर इनका शेवा है। अब देखते हैं कि ये क्या करेंगे। परवेज लाई साहब के खिलाफ अभी 2 दिन तो ये सब्र कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सब्र कर रहे हैं चौधरी परवेज लाई के ऊपर। लेकिन जब इनको पता चलेगा कि चौधरी परवेज लाई ने इनके साथ भी हैंड किया तो फिर इनको समझ आएगी, यानी इनको फिर समझ आएगी कि आज जो इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन की कभी लड़ाई हुई ही नहीं थी और वो भी सारा एक ड्रामा था। और उस एक ड्रामा था वो वज़ीर आला बनने के लिए, और बताया गया कि ये बेटों की लड़ाई है, यानी मोनस लाई की और उसके कजन्स की, और उस चक्कर में दोनों बाप जो हैं वो मजबूर हो गए और अलग अलग हो गए। लेकिन दोनों ने अपने राब्ते भी बरकरार रखे, खासतौर चौधरी शुजात थे। तो वो आसिफ जरदारी साहब के लिए भी उतने ही काबिल एहतराम है चौधरी शुजात जो हैं, और फिर मियां शहबाज शरीफ के लिए भी, नवाज शरीफ साहब से भी उनकी बात हुई बीच में। और अब परवेज लाई जो है वो पीटीआई की स्ट्रेंथ अपने साथ लेके खड़े हुए हैं। तो बेसिकली अगर आप ये देखें, कहने वालों का ये कहना है कि जनाब चौधरी बरादरान जो हैं इनकी सियासत जो है ये 20 की 20 घी में और सर कढ़ाई में, और ये इस वक्त मजे लूट रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है जो कहा गया उनको लेने के लिए, ये परवेज लाई साहब की अपनी मर्जी से है और इसमें उनकी मर्जी और उनकी मंशा शामिल। मैं काफी देर से सुबह से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको क्या फायदा है इसमें। यानी अगर वो जीत जाते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो फिर असेंबली क्या डिसॉल्व करेंगे फ्राइडे को कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कल है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो और अगर वो नहीं जीतते तो फिर उनको क्या गारंटी है कि उनको ही बनाया जाएगा। तो इस गारंटी का तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि परवेज लाई वो कैंडिडेट हैं कि जब वो दोबारा खड़े होंगे, काफ लीग उनको नॉमिनेट करेगी तो पूरी पीटीआई जो है उनको सपोर्ट करेगी, तो वो वोट्स उनको मिल जाएंगे। और फिर इधर से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है वो भी उनको सपोर्ट करेगी। तो फिर चौधरी परवेज लाई जो है वो ना सिर्फ होंगे बल्कि सेफ खेलेंगे कि जब एक बारी वो इतनी शद्दोमत से आ जाएंगे तो फिर पीटीआई वाले भी उनको हटाना भी चाहेंगे तो हटा नहीं सकेंगे। असेंबली तोड़ना तो दरकिनार, असेंबली खत्म करना तो दरकिनार, वो तो दूर की बात है। सो इस सारे में 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी वालों का भी एक कैंडिडेट है, उसका भी नाम आ रहा है, लेकिन ये असूली फैसला हो गया है कि अगर तो कोई और वज़ीर आला बनता है तो फिर वो नून लीग में से कोई ऐसा बंदा होगा जिसका ताल्लुक या उनके खानदान से नहीं है, शरीफ फैमिली से नहीं है, यानी हमजा शहबाज का नाम आउट है। तो उसमें 2-3 नाम है जो डिस्कस हो रहे हैं। एक तो मलिक अहमद खान का नाम है कि वो बहुत ही काबिल एतमाद हैं और वो हर एक को पसंद है। मलिक साहब जो हैं उनकी रवादार आदमी है और बहुत काबिल और आदमी है, हल्के को समझते हैं, सियासत को समझते हैं, जोड़ तोड़ को समझते हैं, बिरादरी को समझते हैं। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का भी नाम आ रहा है। मियां मुश्तबा जो हैं वो बहुत काबिल कदर जो हैं उनके करीबी साथियों में से हैं और वो वही करेंगे जो मियां साहब करेंगे। और उसके अलावा भी नाम डिस्कस हो रहे हैं, जैसे ख्वाजा सलमान रफीक वगैरह जो हैं, इस तरह के भी कुछ नाम डिस्कस हो रहे हैं कि उनके साथ क्या किया जा सकता है।
लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमरान खान के जो प्लान्स हैं उनके अंदर स्पैनर, और ये जैसे जैसे अनफोल्ड होंगे, आप ये देखें ना कि कल लेट जाकर पंजाब असेंबली ने वो तहरीके एतमाद या तहरीके अदम एतमाद वो जो भी है उसको जमा किया, और सेक्रेटरी असेंबली जो है ये वो आदमी है जो 2 साल पहले रिटायर हो चुका था, और फिर इसको चौधरी परवेज लाई ने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा, और फिर इसके बेटे को भी नौकरी दी वहां पे, और यानी ये तो आप समझें कि घर जाना और आना होगा ना तब भी ये चौधरी साहब से पूछ के कर रहा है। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि ये चौधरी परवेज लाई की मर्जी के बगैर इसने एक्सेप्ट कर लिया वहां पे, और इतनी देर शाम तक बैठा रहा वहां पे, और सुबह से बैठा हुआ था। तो उसको कहा था कि जब तक वो आई ना तब तक हिलना ना, क्योंकि ये किसी वक्त भी आ सकते हैं। मीनवाइल चौधरी परवेज लाई ने डेंट काफी डाली, और ख़ास तौर पे जो रिजर्व सीट की ख़वातीन है पीटीआई की भी और कुछ पीएमएलएन की भी, उनको बाकायदा माहाना पैसे दिए जा रहे हैं और उनको अपनी साइड पे रखने के लिए। तो इस सारी गेम में पिछले जो चंद महीने में हुई है, अगर कोई पॉलिटिकल विनर आपको नज़र आता है तो वो चौधरी फैमिली है, कि ऊपर से वफाक में भी हैं, नीचे से सूबे में भी हैं, और 8-10 चंद सीटों के साथ वो जो है इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, सूबे में भी वफाक में भी। तो काफ़ी ये है। लेकिन जो असल इस वक्त एक केस आ रहा है वो टेरियन वाइट का केस जो मैंने आपको पहले जिक्र किया था, ये मुझे लगता है कि इमरान खान के गले पड़ने वाला है। आज मेरी मोतीअल्लाह जान से बात हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, तो मैंने उनको कहा था ये लव चाइल्ड है। लव चाइल्ड यानी जो प्लान करके आप बच्चा पैदा करते हैं, और मैंने कहा वो बेचारी गुजर गई, फौत हो गई सीता वाइट, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसकी भी हाल लग रही है, कहीं ना कहीं तो ये बच्ची की सिसकी भी लग रही है आगे। तो बददुआओं से बचना चाहिए। इमरान खान को चाहिए कि वो बस उस चीज़ की माफ़ी मांगे। लेकिन इमरान किस किस चीज़ की माफ़ी मांगेगा? कल से उसकी जो 2 ऑडियोज़ लीक हुई हुई हैं वो सोशल मीडिया पे हर जगह गर्दिश कर रही हैं, यहाँ तक कि लोग मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि जी हमें ऑडियो तो दे दें, हमें ऑडियो तो दे दें। मैं उनको क्या कहूँ? ये ज़ाती मसला ज़रूर है किसी का, लेकिन जब ज़ातियात जो हैं वो अखलाकियात जो हैं हमारे टॉप के लीडर्स के ऊपर आके हम उसको फिट कर रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे उनकी ये ज़ाती ज़िंदगी नहीं रहती। हमें ये देखना है कि जो हमें अमर बिल मारूफ का दर्स दे रहे हैं, कहीं खुद तो नहीं अनिल मुनकर नहीं है, और उनके कॉल ऑफ फेल में कितने तजाद हैं। एक तरफ रियासत मदीना बनानी है और दूसरी तरफ किस किस्म की उनकी चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये अभी मेरा ख्याल है कि इमरान खान को एक मैसेज है कि भाईजान ऑडियो है अभी, तो अगर जहाँ पे ऑडियो हो सकती है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और ये उसको भी समझ है। और याद करें वो दिन जब वो कहते थे कि मुझे पता चला है मेरी गंदी गंदी वीडियोस आने वाली, तो कौन सा वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं आपके ख्याल में जो आप कहते रहे हैं? तो अब ये ऑडियोस जो हैं ये आपको डैमेज करेंगी। एक तो हार्ड कोर जो यूथिया है या फॉलोअर है ना, कि जो बगैर सोचे समझे इमरान को फॉलो कर रहा है, उसको तो नहीं फर्क पड़ता। लेकिन वो लोग जो जेन्युइन रियासत मदीना के दाई हैं, वो लोग जो जिनके अंदर मजहब है, जिनके अंदर अखलाकियात है, जो बुजुर्ग हैं, जब वो ये सुनेंगे या उनको पता चलेगा तो यकीनन इमरान की पॉपुलैरिटी को डेंट पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगले 3 दिन पाकिस्तानी सियासत में इंतहाई अहम है, खासतौर पंजाब की सियासत में। लेकिन इस सारी गेम में आप ये देखें, महमूद खान चुप करके बैठे, यानी केपीके असेंबली की तो बात ही नहीं हो रही है कि ना वो टूटनी है ना तोड़नी है ना कोई बात। लेट से पंजाब असेंबली नहीं टूटती जुमे के दिन, तो क्या केपीके असेंबली टूट जाएगी? आई डोंट थिंक सो। आपका क्या ख्याल है मुझे बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। खेल दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुका है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए अपनी वफादारी और तरफदारी साबित करने का आखिरी मौका है। इस सारे मामले में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सबसे ज्यादा मुतहरिक नजर आ रहे हैं। चौधरी शुजात ने कहा कि पंजाब में अच्छा ही होने जा रहा है, इनके पास और भी ऑप्शन होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान इख्तलाफात का शिकार। तहरीक इंसाफ इस वक्त परवेज लाई से ज्यादा मूनस लाई पर इंतजार कर रही है। इमरान खान ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू में कहा, हम जब कहेंगे परवेज लाई असम्बली भिजवा देंगे और
आइंदा जुमे को दमादम मश्क के अंदर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। अभी कल हमने अपने वीलॉग का इख्तिताम इस जुमले पर किया था कि खेल दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है और 12 घंटे का वक्त नहीं गुजरा और पंजाब में हलचल ऐसी मची है कि सारा खेल ही सामने आ गया। अब बस नतीजे का इंतज़ार। वज़ीर आला पंजाब के लिए अपनी वफादारी और तरफदारी साबित करने का आखिरी मौका है। पंजाब असम्बली की अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़यूम के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। नून लीग की जानिब से मियाँ मरगूब, खलील ताहिर सिंधु, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, जबकि पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा भी नून लीग के अरकान के हमरा थे। इनका कहना था कि हम पार्लिमान को बचाने और पार्लिमान की बालदस्ती की जदोजहद कर रहे हैं और हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और 186 नंबर्स हुकूमत को दिखाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आसिफ ज़रदारी मुमकिनात के खिलाड़ी हैं, वो जिसे चाहेंगे वो अगला वज़ीर आला आएगा। ख्याल रहे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब वफाक में हुक्मरान जमातों ने पंजाब असम्बली की तहलील रोकने का ऐलान किया। इस हवाले से 3 बड़ों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकातें भी हुई हैं। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की हिदायत कर दी है। गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास बुध शाम 4 बजे तलब किया गया है। मरासले के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। मरासले के मतन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पार्टी सदर चौधरी शुजात का एतमाद खो चुके हैं। मशहूर है कि PTI और काफ लीग के दरमियान गुज़श्ता चंद हफ्तों से शदीद अख्तलाफात हो गए हैं। ये अख्तलाफात वज़ीर आला की जानिब से ख़याल अहमद को काबीना में शामिल करने के बाद वाज़े हो गए हैं। इमरान खान ने अवामी सतह पर ऐलान किया कि उन्हें वज़ीर की तकर्रुरी और वज़ीर आला के इक़दामात के बारे में कोई इल्म नहीं था। ये मरासले में लिखा है। मरासले के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर दराड़ का ताज़ा तरीन मज़हर वज़ीर आला से तल्ख़ कलामी के बाद सरदार हुसनैन बहादुर दरेशक का काबीना से इस्तीफ़ा देना है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने 4 दिसंबर को TV इंटरव्यू में कहा कि वो आइंदा मार्च तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। वज़ीर आला का ये बयान PTI की पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ था, जिस पर 2 अरकान मुस्ताफ़ी भी हो गए। मरासले में मज़ीद कहा गया है कि 17 दिसंबर को वज़ीर आला ने साबिक़ आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कमेंट्स देने पर इमरान खान को तनकीद का निशाना भी बनाया। पंजाब असम्बली के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद में बहुत कम अददी फ़र्क है। बतौर गवर्नर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हूँ कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए आइन के आर्टिकल 137 के तहत मैं बुध 21 दिसंबर को शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब करता हूँ। इजलास में वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआवन ख़ुसूसी अता तारिक का भी कहना है कि अदम एतमाद के बाद गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया है। इस सारे मामले में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी सबसे ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और इनकी मुलाकातें भी अरूज पर हैं। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी से वफाकी वज़ीर चौधरी सालेक हुसैन ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब असम्बली की तहलील रोकने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी और चौधरी सालेक हुसैन के दरमियान मुलाकात बिलावल हाउस में हुई, जो 45 मिनट जारी रही। इस दौरान सालेक हुसैन ने आसिफ ज़रदारी को अपने वालिद चौधरी शुजात हुसैन का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाया। आसिफ ज़रदारी ने चौधरी शुजात की सियासी बसीरत की तारीफ़ की। ज़राए का कहना है कि सालेक हुसैन चौधरी शुजात को आसिफ ज़रदारी के जवाब से आगाह करेंगे। आसिफ ज़रदारी का कहना है कि पंजाब असम्बली को बचाने की जदोजहद जारी रखेंगे। जमहूरी इस्तेहकाम और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार।
लाहौर में आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी ने आसिफ जरदारी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इजलास में आसिफ जरदारी ने पार्लिमानी पार्टी को वज़ीर आज़म और चौधरी शुजात से मुलाकातों पर एतमाद में लिया। आसिफ जरदारी का कहना था कि आने वाला वक्त अनार्की और इंतशार की सियासत करने वाली क़ुव्वतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती, पार्लिमान की बका और गरीब की फ़र्द तक जदोजहद जारी रखेगी। सियासी निज़ाम की बका के भुट्टो के मिशन को पूरा करेंगे। पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा का कहना था कि जमहूरी क़ुव्वतें आसिफ जरदारी की तरफ देख रही हैं। आसिफ जरदारी मुमकिनात की सियासत के माहिर हैं। इंतखाबात के हवाले से और असम्बलियों की तहलील के हवाले से चौधरी शुजात ने भी वादे कर दिया है कि इंतखाबात तो जल्द होते नज़र नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने कहा है कि मुझे आम इंतखाबात जल्द नज़र नहीं आ रहे, जबकि पंजाब में अच्छा ही होने जा रहा है। एक बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकात अच्छी रही और इस दौरान कोई मनफी बात नहीं हुई, जबकि आज मेरी किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 दिन तक सियासी राब्ते और मुलाकातें जारी रहेंगी कि जिसमें मुस्तकबिल का सियासी लाएअमल मिल बैठ कर तय करेंगे। चौधरी शुजात ने कहा कि पंजाब में अच्छा ही होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग अदम एतमाद और एतमाद के वोट समेत दोनों ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। इनके पास और भी ऑप्शन होंगे। मुझे दोनों जमातों ने 2 ही ऑप्शन बताए हैं। काफ लीग के सदर का कहना था कि जिनके पास अदम एतमाद के वोट पूरे नहीं, वो अपना नंबर पूरा करेंगे। जिसके पास वोट पूरे हुए वो बच जाएगा। पंजाब के मामले पर टेंशन ज़्यादा बनी है, लेकिन जल्द हल निकल आएगा। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि परवेज़ इलाही अगर फ़ैसला करते हैं तो 4-5 माह निकाल सकते हैं। परवेज़ इलाही के लिए गुंजाइश का मसला नहीं, बल्कि मसला सियासी जमातों का है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को ऐवान से एतमाद का वोट लेने में चैलेंज का सामना है। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही को एतमाद के लिए 186 अरकान के वोट दरकार हैं और पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में तहरीक इंसाफ के 180 अरकान हैं, जबकि तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हिमायत भी हासिल है। इस तरह पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को 190 अरकान की हिमायत हासिल है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में अपोजिशन इत्तेहाद को भी 180 अरकान की हमायत हासिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 167, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान शामिल हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद में आज़ाद अरकान 5 और राय हक पार्टी का 1 रुकन भी शामिल है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने नून लीग के 18 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर रखा है। इन अरकान के लिए 15 इजलासों में शिरकत पर पाबंदी आयद है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के इस इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। नून लीग के मुअत्तल अरकान में मियाँ अब्दुल रऊफ़, समीउल्लाह खान, मियाँ अब्दुल वहीद, सबा सादिक, राहीला खादिम हुसैन, रबिया नुसरत, राबिया फ़ारूकी, ज़ेबुन्निसा अवान, कंवल लियाकत, एडवोकेट गुलनाज शहज़ादी, नफीसा अमीन, मोहम्मद अफजल, आदिल बख्श, राहत अफजा, सुंबल मालिक हुसैन, सादिया नदीम और जीशान रफ़ीक शामिल हैं। असम्बली ज़राए का कहना है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत वज़ीर आला के एतमाद के वोट में नून लीग के 18 अरकान वोट कास्ट कर सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के मामले पर इजलास तलब करने से मुतालिक स्पीकर ने कानूनी माहिरीन से राय तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर के तलब करदा इजलास को आइन के तहत स्पीकर पंजाब असम्बली बुलाता है, लेकिन असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास का तायल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ज़राए का कहना है कि कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद स्पीकर इजलास बुलाने या ना बुलाने का फ़ैसला करेंगे। मामला सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि असम्बलियों की तहलील को लेकर बलूचिस्तान असम्बली में भी वाज़े 2 ग्रुप सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बलूचिस्तान असम्बली में इस्तीफ़ों के मामले पर इख्तलाफात का शिकार है। ज़राए के मुताबिक PTI बलूचिस्तान के अरकान असम्बली 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। PTI के पार्लिमानी लीडर नसीबुल्लाह मरी का ग्रुप इस्तीफ़े देने का हामी है। ज़राए का कहना है कि रुकन असम्बली सरदार यार मोहम्मद रिंद का ग्रुप इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता। इस हवाले से नसीबुल्लाह मरी का कहना है
कि बलूचिस्तान असम्बली से इस्तीफ़ों के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। इमरान खान जब हुक्म करेंगे हम इस्तीफ़े दे देंगे। ख्याल रहे कि बलूचिस्तान असम्बली में PTI के 7 अरकान हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त परवेज़ इलाही से ज़्यादा मुनस इलाही पर इंसार कर रही है। इमरान खान का ख्याल है कि परवेज़ इलाही शायद किसी की बातों में आ जाएं, मगर मुनस इलाही ज़रूर तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला करेंगे। इमरान खान ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू में कहा परवेज़ इलाही दबाव ले लेते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। मुनस इलाही ने भी साथ देने की यकीन दहानी कराई है। इनका कहना था कि हम जब कहेंगे परवेज़ इलाही असम्बली भिजवा देंगे और आइंदा जुमे को दमादम मश्क कलंदर होगा। अब देखना ये होगा कि क्या मुनस इलाही अपने वालिद के ख़िलाफ़ जाकर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं या सियासत की रीत के मुताबिक मुफाहमती सियासत की जानिब जाते हैं। वक्त ज़्यादा नहीं, कल रात तक मामला मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। एक तरफ जो है परवेज़ इलाही साहब की ये डबल गेम एक्सपोज भी हो गई है। पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हटेंगे तो फिर जनाब नए CM के लिए कागजात नामजदगी दाखिल होंगे। चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही ही होंगे, लेकिन नीचे से काबीना जो पहले PTI की थी अब वो PMLN की हो जाएगी। मुनस इलाही साहब को बड़े अच्छे तरीके से चौधरी साहिबान ने इस्तेमाल किया है इमरान खान साहब को अंधेरे में रखने के लिए। दहशत गर्दी जो है वो एक दफा फिर काफी ज्यादा जो है वो पाकिस्तान में सर उठा रही है। CTD के तरबियत याफ्ता जो लोग होते हैं वो तो बैठे हुए हैं ज़मान पार्क में पहरे देने के लिए इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्जिया का रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत खबरें हैं, आज इतने ज़्यादा तबसरे हैं, चलें बिस्मिल्लाह करें। सर ये खबरें जो है वो हम परवेज़ इलाही साहब से शुरू करते हैं क्योंकि इस वक्त सारी गेम जो है ना वो लगता है कि उन्हीं के गिर्द घूम रही है। अब PDM के लिए भी वो सबसे अहम बन गए हैं, PTI के लिए तो वो अहम थे ही। तो अब लगता है कि ये जो लेकिन एक तरफ जो है परवेज़ इलाही साहब कि ये डबल गेम एक्सपोज भी हो गई है क्योंकि जंग में जो है वो ये खबर बाकायदा तौर पे शाया हो गई है कि ये सारी जो मिली भगत हो रही है वो परवेज़ इलाही की मर्जी और मंशा से हो रही है और आने वाले टाइम में जो है वो PDM के भी जो वज़ीर आला होंगे वो परवेज़ इलाही साहब ही हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सदाकत है कि ये सब परवेज़ इलाही साहब की मर्जी से हो रहा है और आने वाले दिनों में वो वज़ीर आला तो ज़रूर होंगे लेकिन PTI के नहीं PDM के होंगे? देखिए सारी खबर तो आपने बयान कर दी है, अब मैंने क्या सवाल के अंदर तो अब मैंने क्या इसका जवाब देना है। बिल्कुल सही बात है। जो देखिए ना अगर हम बात करें कि असम्बली जो पंजाब असम्बली के अंदर जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है वहाँ का PN से लेके और सेक्रेटरी तक जो है वो जनाबे परवेज़ इलाही साहब का तकर्रर करता है या उनके हल्के से ताल्लुक़ रखता है या वो मेरा मतलब है कि उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर अपना क्या कहते हैं स्पीकर सेक्रेटेरिएट को एक तरह का PMLQ का किला बनाया हुआ है। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। कल स्पीकर जो कौमी सूबाई असम्बली के मौजूदा स्पीकर हैं वो बैठ के काम करते रहे हैं लेट तक। उनको शायद खबर थी ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी है उस रात, तो उस वक़्त तक इन्होंने वो सेक्रेटरी असम्बली साहब ने वो नो कॉन्फिडेंस वालों को इशारा नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो रात गए 9 बजे के करीब बाद तकरीबन उठ के गए हैं तो इन्होंने 951 के ऊपर जो है 950 के ऊपर वो वसूली करवाई है उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की मूव की। ठीक है, यानी कि अब आप देखिए चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़, स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, तीनों के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है वो सबमिट हो गई। ठीक हो गया ना। अब तीनों अपने ओहदों पे बरकरार नहीं रह सकते, उन्हें एतमाद का वोट लेना है। 137 है, मतलब 100 इस तरह का कोई आर्टिकल है जिसके तहत गवर्नर को ये इख्तियार हासिल है कि वो जब चाहे और जहाँ चाहे असम्बली का इजलास बुला सकता है और चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। तो दो चीज़ें हुई हैं एक ही वक्त में।
9:50 पे अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई चीफ मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, और 9:51 पे गवर्नर हाउस पंजाब से एक एडवाइस जारी हुई चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही के नाम के वो एतमाद का वोट लें। अब कल शाम तक एतमाद के वोट के ऊपर जो है वो काउंटिंग ज़रूरी है, और कल शाम को अगर इत्माद का वोट नहीं ले सकते, जो कि वो नहीं ले सकेंगे, अब तक की हमारी इत्तला के मुताबिक वो नहीं लेंगे, तो फिर उसके बाद जो होगा वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो फिर उनके बाद लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल ये भी तो उठता है कि क्या जब असेंबली का सेशन चल रहा हो तो इस तरह से ये तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है? जी जी, गवर्नर साहब तो एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं ना, तो पहले एतमाद का वोट होगा ना, ठीक है जी। गवर्नर किसी भी वक्त कह सकता है। जैसे ही वो अदम एतमाद से चीफ मिनिस्टर साहब अलग होंगे तो फिर जनाब नया सेशन बुलाएंगे आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए, ठीक है, उनके खिलाफ अदम एतमाद के लिए या नए इंतखाब के लिए, तो वो खुफिया रायशुमारी से होना है। वहाँ पे पीडीएम ने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है कि कितने पीटीआई के लोग गैर हाज़िर रहते हैं या कितने जो हैं वो वोट डालने से अवॉइड करते हैं या कितने अपनी पार्टी को वोट नहीं डालते, ठीक है। वो पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हटेंगे तो फिर जनाब नए सीएम के लिए कागजात नामजदगी दाखिल होंगे और उसमें फिर देखेंगे कि कौन जो है वो वज़ीर आला मुंतखब होता है। ज़्यादा इम्कान वही है जो आपने अपने सवाल के अंदर बता दिया है कि काबीना बदलेगी, चीफ मिनिस्टर नहीं बदलेंगे। चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही ही होंगे, लेकिन नीचे से काबीना जो पहले पीटीआई की थी अब वो PMLN की हो जाएगी। लेकिन सर यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जो सोशल मीडिया पे एक बात बहुत ज़्यादा गर्दिश भी कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बाकी तो इत्तेहादी उस तरह से शामिल नहीं रहे थे, सिर्फ एक काफ लीग थी जो कि उनके साथ अभी भी थी और जिसकी वजह से परवेज़ इलाही साहब जो है वो CM भी बन गए। तो वो जो इमरान खान का एक मशहूर फिक्र है कि कोई रह तो नहीं गया, तो मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही साहब ही रह गए थे और वो भी अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो जाएंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं कि वो क्या हिकमत अपनी अपनाएंगे या उनका क्या मुस्तकबिल हो सकता है? हाँ देखिए, पीटीआई जो है जब ये देखेगी कि वो पंजाब असम्बली नहीं तोड़ पा रही तो फिर वो केपी असम्बली भी नहीं तोड़ेगी, और हो सकता है कि जैसे ही ये वाली अदम एतमाद वाली बात जनाब इमरान खान साहब के कान में पड़े तो वो भाग के KPK में जाके छुप जाएं। इमरान खान साहब को तो डॉक्टर्स ने रेस्ट तजवीज़ किया हुआ है। वो रेस्ट 2 दिन का है ना, वो उनको डायरिया हुआ है और इस वजह से उन्होंने 2 दिन का रेस्ट तजवीज़ किया है। 1 दिन उसमें से गुजर गया, 1 दिन और गुजर जाएगा। तो अगर ये हो जाता है, ये मेरा खदशा है क्योंकि मैं माजी के जो उनका रवैया रहा है उसके पेश नज़र ये कह रहा हूँ कि अगर उन्हें ये खदशा हो गया कि पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमती पार्टी बदलने जा रही है, चीफ मिनिस्टर वही है, तो ज़ाहिर है फिर वज़ीर दाखिला जो होगा वो भी PMLN का कोई आएगा और ज़्यादा जो है वो इम्कान है कि अताउल्लाह तारड़ साहब आएँ। तो अताउल्लाह तारड़ साहब के दिल के अंदर जो इमरान खान की मोहब्बत के सरचश्मे मौजन हैं उसके हवाले से मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अताउल्लाह तारड़ साहब के हवाले से तो आप बेशक ना बताएं, लेकिन मोहब्बत तो जो है वो परवेज़ इलाही साहब के दिल में भी जो है वो पिछले कुछ अरसे में हमने देखी कि कोई नून लीग के बारे में या PDM के बारे में कोई उनके अच्छे जज्बात नहीं थे। जिस तरह से वो हाथ पे बैंडेज वो बांध के आए थे और उसके बाद सोशल मीडिया पे या बाकी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने TV शोज़ में बैठ के उनका मजाक बनाया, तो अगर वो परवेज़ इलाही साहब को एक्सेप्ट फिर कैसे करेंगे अगर ये दिलों में इनके मोहब्बत तो कभी भी नहीं होती है। जी, ये इक़्तिदार की मोहब्बत होती है, एक बात है। और परवेज़ मैं ये समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने मुनस को इस्तेमाल किया है इमरान खान को जो है वो धोखे में रखने के लिए। जो वो कम्युनिकेशन मुनस इलाही के ज़रिए इमरान खान से करते रहे हैं उसके अंदर कुछ और पैगामात जाते रहे हैं। अगर उसको देख लिया जाए तो फिर तो परवेज़ इलाही साहब की जो मोहब्बत है वो इमरान खान के साथ अटूट है। लेकिन अगर हम अदम एतमाद की तीनों जो तहरीकें हैं उनका सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा होना देखें, और ये बात आप जहन में रखें कि उस सेक्रेटेरिएट में जनाब परवेज़ इलाही साहब की मर्ज़ी के बगैर
पत्ता भी पार नहीं मार सकता, ठीक है, मतलब पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इसलिए ये बात समझने में हम हक बजानब हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये जनाब परवेज़ लाई साहब की मर्ज़ी और मंशा के ऐन मुताबिक हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोनिस लाई साहब को बड़े अच्छे तरीके से चौधरी साहिबान ने इस्तेमाल किया है इमरान खान साहब को अंधेरे में रखने के लिए। अगरचे इमरान खान साहब इतने चूचे नहीं हैं कि उन्हें पता ना चल रहा हो कि उनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन बज़ाहिर जो इमरान खान साहब को तिफल तसल्लियाँ दी गई हैं वो मोनिस लाई साहब के ज़रिए दी गई हैं। और मोनिस लाई साहब ने जिस तरह शमशीर बरहना की तरह इमरान खान साहब का हर फोरम पे दिफा किया है, उससे इमरान खान साहब जो हैं वो उनसे अच्छी तवक्कुआत रख के बैठे हुए थे। लेकिन इमरान खान साहब को फिर मैं कह रहा हूँ, अगर शायबा तक भी हुआ कि जो उनको प्रोटोकॉल इस वक्त ज़मान पार्क में हासिल हैं इसके अंदर कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है, तो वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे, लाहौर से सीधी फ़्लाइट पकड़ेंगे और वो चले जाएंगे कि पेशावर के अंदर, और वहाँ पे जाके वो हुकूमत भी जो है वो नहीं तोड़ेंगे, वहाँ की असम्बली भी नहीं तोड़ेंगे। ये बात जो है मुझे लग रही है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ये मेरा तज्जिया है। लेकिन बात वही, मेरा सवाल उधर ही है कि ये अब पीडीएम जो है वो परवेज इलाही साहब के उन तमाम बयानात के बाद और उन सारी चीज़ों के बाद उनको किस तरीके से जो है वो कबूल कर रही है? बिल्कुल उसी तरीके से, हमारी सियासत का कौन सा हुसन है? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इमरान खान साहब ने उनको कबूल किया था सबसे बड़ा डाकू कहने के बाद। देखिए अपना शोरश काश्मीरी साहब एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे पाकिस्तान की तारीख़ के, अब्दुल करीम उनका नाम था पूरा, लेकिन वो शोरश काश्मीरी से लिखते थे के नाम से वो उनका पर्चा भी था, चटान उनके पर्चे का नाम था। तो उनका एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। तो सियासत के सीने में दिल नहीं होता तो फिर जज्बात भी नहीं होते। एक आम आदमी के तो यही जज्बात हैं जो जिसका आप इजहार कर रही हैं, लेकिन ये प्योर सियासत हो रही है जिसके सीने में दिल नहीं है। और कल तक जो परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जो कि जनाब नवाज शरीफ साहब का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि मैं उन्हें पंजाब की हर जेल में रखूँगा, वो वापस तो आए ज़रा, मैं उसे पंजाब की हर जेल में रखूँगा, वही परवेज़ इलाही साहब कल के इंटरव्यू में बैठे हुए बता रहे थे कि नवाज शरीफ कितने अजीम आदमी हैं और मरियम ये जो है वो तो मेरी बेटियों की तरह हैं और मैं तो उनका बहुत एहतराम करता हूं और वो तो इनको उड़ा के रख देंगे इमरान खान को। वही परवेज़ इलाही जिन्होंने अभी चंद हफ्ते पहले या चंद दिन पहले ये कहा था कि वो नवाज शरीफ को वापस तो आ लेने दें, मैं पंजाब की हर जेल में उसको रखूँगा। अब उन्होंने रात 24 घंटे मेरे ख्याल 48 घंटे पहले जो इंटरव्यू दिया है उसमें ये कहा है। तो आप अंदाज़ा फरमाएं कि हमारे सियासतदान किस तरह लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल के साथ लम्हा ब लम्हा अपने बयानात बदलते हैं, लेकिन ये सियासत है। तो इसलिए बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है जो मैंने अर्ज़ किया है, आगे कोई इसमें तब्दीली आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सर सियासत में तो यही सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि पिछले कई महीने से हम देख रहे हैं जब से ये हुकूमत बनी थी तो हर थोड़े दिनों के बाद जो है वो कुछ ना कुछ इस तरह की हलचल शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली मतलब जब इतने सारे इत्तेहादी मिलके कोई हुकूमत बना रहे हैं और दूसरी साइड पे जो अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब जैसी हो, तो उसमें हम कोई बेहतरी की तो उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन आप ये बताइए कि हमारी इकॉनमी में कुछ बेहतर होगा या नहीं होगा, उसके हवाले से कब कोई अच्छी खबर हमें मिलना शुरू होगी? देखिए, अगर तो आप इमीडिएटली अच्छी खबर या बुरी खबर पूछना चाहें तो बुरी खबर तो ये है कि आज स्टॉक मार्केट 750 पॉइंट मज़ीद गिर गई है आज के दिन के अंदर, नेगेटिविटी थी, ठीक है। दूसरा मैंने एक ख्वाब देखा था कि PITBL एक शेयर है वो मतलब कि 3 रुपये 60 पैसे का हो गया है और मुझे कोई कह रहा है कि अब आप ख़रीद लें, अब इसने ऊपर जाना है, क्योंकि इसकी तरह के जो शेयर हैं वो उनमें से कोई भी 160 से नीचे नहीं आया, तो ये भी 160 पे जाएगा, ये मैंने ख्वाब देखा था। अब वो आज PITBL जो है ना वो 4 रुपये 20 पैसे का हो गया है गिरते गिरते, और वो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ वो 148 से गिरना शुरू हुआ है, 148 रुपये से गिरता गिरता अब 4 रुपये 20 पैसे का आज उसने लो लगा लिया है। तो मुझे लगता है कि ये 3 रुपये 65 पैसे की तरफ जा रहा है। तो जिन्होंने भी खरीदने हैं वो शुक्र है कि वो ख्वाब ही था, हकीकत नहीं थी, आपने कई शेयर्स जो है उसके खरीद नहीं लिए।
नहीं, मैंने वो शेयर जो थे वो मैंने खरीदे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं उन्हें मज़ीद खरीदूंगा जब वो 4 रुपए से नीचे जाएगा। लेकिन ये मैं तो उसको वॉल्यूम बड़ा करूंगा ना, ताकि उसकी एवरेज बेहतर हो जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट गिरी है, ये बाइंग करने का बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन वक्त है, क्योंकि चीज़ों इस वक्त शेयर्स की कीमतें बहुत नीचे आ गई हैं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पे ये हमारे कौमी एहसासे हैं, तो हमें चाहिए कि हम खुद खरीदें, कुजा के बाहर से आके लोग इनको सस्ते दामों खरीद के और महंगे दामों बेच के हमारा प्रॉफिट कमा के बाहर चले जाएं। ये तो मेरी है एक पाकिस्तानी के तौर पे अपने व्यूअर्स को नसीहत। अब आ जाए अच्छी खबर की तरफ। अच्छी खबर ये है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की सैलाब ज़दा सूरत हाल को कंसिडर करते हुए 1 अरब 70 करोड़ डॉलर जो है उसके फंड्स की मंजूरी दे दी है। वो फंड्स तो बेसिकली इस्तेमाल होंगे सेहत के मकासद के लिए, सेहत जो ख़ास तौर पे माँ और बच्चे की जो है वो सेहत के लिए और उनकी जान बचाने के लिए जो सिस्टम लगेंगे, जो नए हॉस्पिटल्स बनेंगे उनके लिए इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा उस ज़रात की बहाली के लिए इस्तेमाल होंगे जो सैलाब के नतीजे में तबाह हो गई है। इसके अलावा उन घरों की और उन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इस्तेमाल होंगे जो सैलाब में तबाह हो गए। तो ये तकरीबन सैलाब फंड ही आप इसको कह सकते हैं। यूं जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से एलसीज ओपन नहीं हो रही और बहुत सारे जो हम चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे और हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं और जो हमारे मैन्युफैक्चरर जो हैं इसके ऊपर शोर शराबा कर रहे हैं, उसके अंदर हमें कमी नज़र आएगी। एक तो ये बात आपने मद्देनजर रख लेनी है, अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी अहम जो बात है वो ये है कि ये स्टॉक मार्केट भी ऊपर उठने जा रही है, क्योंकि इस वक्त धड़ाधड़ मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF का जो वफद आया हुआ है ना, नौवीं नज़रसानी करने के लिए, 9th रिव्यू करने के लिए, वो इस वक्त इस्लामाबाद में मुकीम है और वो IMF के वफद के मुज़ाकरात जारी हैं। और वो उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों पे वापस जाना है और बहरहाल क्रिसमस की छुट्टियां जो हैं उन के लिए बाकी 1-2 ही हैं, क्योंकि 23 को वापस जाएंगे, 24 को अपनी अपनी फैमिलीज़ के पास पहुंचने के काबिल होंगे ना, तो 25 को जाके वो क्रिसमस मनाएंगे। तो इसलिए क्रिसमस की छुट्टियों से पहले उन्हें वापस जाना है। अगले 1 या 2 दिन के अंदर जो है वो निकल आना है इसका नतीजा, ये जो है ना मुज़ाकरात, और 99% इम्कानात हैं कि वो पॉजिटिव में निकलेगा, क्योंकि इसहाक डार साहब जो हैं उनका ये दावा है और IMF की जो कंट्री तर्जुमान है उन्होंने तस्लीम भी किया है कि उन्होंने टारगेट से ज़्यादा महसूलात जो हैं या रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा कर लिया है। तो ज़्यादा इम्कान यही है कि वो IMF का पैकेज भी थ्रू हो जाएगा और हमें अगली किस्त भी वहाँ से मिल जाएगी और उस किस्त के नाते जो बाकी पैसे रुके हुए हैं वो भी आ जाएंगे हमारे। तो यूं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हमारे स्टॉक एक्सचेंज के लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि मार्केट उठने जा रही है, क्योंकि जैसे ही IMF का ये थ्रू होगा और ये वर्ल्ड बैंक की खबर भी हिट करेगी तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो छेती छेती माल ख़रीद लो जिन्हें ख़रीदना है। और दूसरा ये है कि IMF से जैसे ही हमारे ये मुज़ाकरात कंक्लूड होंगे तो उसके बाद जो है वो हम बेहतरी की तरफ चलेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर इकॉनमी का भी जायज़ा आ जाना चाहिए, हमें होप देनी चाहिए लोगों को। मायूसी फैलाने के लिए तो बहुत सारे व्लॉगर्स बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और अल्लाह करे कि जिस तरह से आपने बताया है तो ये सूरत हाल जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हो। लेकिन सर, दहशत गर्दी जो है वो एक दफ़ा फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में सर उठा रही है और बन्नू से बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म की खबरें आ रही थी। तो कुछ वहाँ के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा इस व्लॉग में कि उस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं। अच्छा, देखिए, इस वक्त 4 महाज हैं जिसके अंदर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है। पहला तो ये है कि बॉर्डर के ऊपर तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उसके साथ हमारे हुकूमत का एक अलग से फड्डा है। चमन के बॉर्डर के ऊपर तालिबान की तरफ से कम 4 वाक़यात हो चुके हुए हैं। वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम स्मगलर्स को उधर आने के लिए राह दे रहे हैं कि वो गैर रवायती रस्तों से कंटेनर लेके अफ़गानिस्तान में घुस जाए माल लेके। वो कहते हैं जी हमारे टैक्स का नुकसान होता है, जबकि हमारा ये कहना है कि वो स्मगलिंग के ऊपर इसरार करते हैं
और कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स हम प्रॉपरली नहीं देना चाह रहे या नहीं देते। वैसे बाय द वे ये जो 5 अफ़गानिस्तान को हमारे जो हैं आउटलेट, इनमें से 3 ऐसे हैं जिस पे पाकिस्तान का ख़र्चा ज़्यादा है और वहाँ से होने वाली इनकम हमें कम है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि करप्शन कितनी होगी। और अफ़गानिस्तान का जितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है इस वक्त, उनकी हुकूमत जितना टैक्स वसूल कर रही है, वो उसका 80% वो है जो वो पाकिस्तान से जाने वाली अशिया के ऊपर वसूल करती है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि करप्शन कहीं ना कहीं तो है कि हुकूमत अफ़गानिस्तान का जो 80% रेवेन्यू है वो उसको पाकिस्तान के साथ जो उसके 5 आने जाने के रास्ते हैं वहाँ से मिलता है, जबकि पाकिस्तान के पास जो है इनमें से कुछ 3 ऐसे हैं जिनमें से पाकिस्तान का अपना खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, जो वहाँ पे स्टाफ है उसकी तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही और वो हुकूमत को पल्ले से देनी पड़ रही है। एक तो ये बात हो गई। तो एक तो ये हमारा उनके साथ कन्फ्रंटेशन है। ये कन्फ्रंटेशन अब बंदूकों के ऊपर आ गई हुई है और आपको पता है वो 2 नुकसानात भी जानी नुकसान भी हो चुका है। दूसरा, ये CTD का एक सेंटर था, इसके अंदर 35 जो है वो हार्डकोर क्रिमिनल थे बन्नू के अंदर। इनकी निगरानी के लिए अच्छी खासी फोर्स होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त KP की बेशतर फोर्स जो है ख़ास तौर पे CTD के तरबियत याफ्ता जो लोग होते हैं वो तो बैठे हुए हैं ज़मान पार्क में पहरे देने के लिए, इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए। तो आप देखिए 35 लोगों को रिटेन रखने के लिए या मेंटेन रखने के लिए सिर्फ 5 लोग थे वहाँ पे। तो यूं उन्होंने उन 5 के ऊपर जो था वो काबू पा लिया और काबू पा के उन्हें होस्टेज भी बना लिया। फिर जो दीवारों पे चौकीदारा कर रहे थे उनको भी काबू कर लिया और यूं ये 3 रोज़ से ड्रामा जारी था। अब तक जो वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया है वो ये है कि ऑपरेशन हुआ है, पाकिस्तान की फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने ऑपरेशन किया है और सूबाई हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था हम सिर्फ मुज़ाकरात कर सकते हैं और बैरिस्टर सैफ उनसे जाके मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन जब मुज़ाकरात नाकाम हो गए, आप अंदाज़ा फरमाएं कि अंदर जो लोग थे उनको ये भी इल्म नहीं था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो तालिबान की हुकूमत आ चुकी हुई है। उन्हें कहा गया कि आप अफ़गानिस्तान जाना चाहें तो चले जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं हमने जाना, वहाँ पे करज़ई की हुकूमत है। करज़ई के बाद डॉक्टर अशरफ गनी भी वहाँ पे इक़्तिदार में रह गए और उसके बाद साल से ज़्यादा अरसा हो गया तालिबान की हुकूमत आ गई है। तो ये बेचारे कितनी, ये लोग जो हैं ये कितनी देर से अंदर हैं, इससे आपको इसका अंदाज़ा होता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे ही मज़ीद खबरें आएंगी तो उस पर भी हम आपको जो है वो रिजवान रज़ी साहब का एनालिसिस ज़रूर आपके तक लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। इमरान खान की एक और मुतनाज़ ऑडियो जो है वो सामने आ गई है। अब ये 2 दिन के अंदर तीसरी ऑडियो है। पहली 2 ऑडियोज़ को तो डिस्कस इसलिए नहीं किया था कि वो बहुत ही पर्सनल थी, लेकिन ये तीसरी ऑडियो में सियासी गॉसिप बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुबैना तौर पे उन्हीं 2 लोगों की ऑडियो है जिसका हमें कहा जा रहा है या हमें समझ आ रही है। तो लगता तो यही है कि उनकी ऑडियो है, लेकिन इसका फोरेंसिक भी होना चाहिए ताकि आटे दाल का भाव सबको पता चल जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सवाल ये है कि इन ऑडियोज़ में इतना केयरलेस क्यों है इमरान खान। उसकी एक वजह यह है कि जो इमरान खान को जानते हैं वो ये कह सकते हैं कि इमरान खान ने तो कभी किसी की परवाही नहीं की। इमरान खान अपनी मर्ज़ी से बोलते हैं, बात करते हैं, बाद में उनको समझ आती है कि बात क्या गलत होगी। लेकिन इस पूरी तीनों ऑडियोज़ जो उसने सुनी है उसको सुनने के बाद ये नतीजा वो अखज़ कर सकता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इमरान खान का फ़ोन क्यों नहीं सुना, क्योंकि आज वरना प्रेसिडेंट बाइडन और इमरान खान की ऑडियो भी कहीं ना कहीं चल रही होती है डार्क वेब वगैरह पे। लेकिन इस वक्त पंजाब में मार्का गर्म है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों बड़े बड़े यानी दावे कर रहे हैं, दोनों का ख्याल है कि उनकी हुकूमत है और उनकी हुकूमत आने वाली है, लेकिन असल में अवाम जो है मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो रही है। कह रही है कब हमारे सियासतदान जो हैं अपने झगड़े ख़त्म करेंगे और ये मुल्क को सही रास्ते पे लेके जाएंगे। कब वो दिन आएगा कि हमारे सारे सियासतदान सर जोड़कर बैठे और कहें आज से हमने सिर्फ अवाम की फलाह बहबूद की बात करनी है, पाकिस्तान की फलाह बहबूद की बात करनी है। क्या इनको कभी ऐसी तौफीक भी होनी है कि नहीं होनी है, पता नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर हैं नियो टेलीविज़न के।
आज तक लगा के बैठे हैं। तो पहला सवाल नसरुल्लाह मलिक साहब से जब मैं आऊँगा तो यही होगा, आपने भी तहरीक इंसाफ तो नहीं ज्वाइन कर ली? क्योंकि सारे तहरीक इंसाफ वाले रात के अंधेरे में भी काली एनके पहनते हैं इमरान खान से इम्प्रेस होके। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब राजा यासिर हुमायूं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राजा यासिर साहब ये बताइएगा कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आई अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इन ऑडियोज़ के ऊपर, आप क्या समझते हैं, ये सही है? देखिए जी, हम ऑडियो के मामले पे बड़ा अपना मौक़िफ़ क्लियरली पेश कर चुके हैं कि ये एक मजाक बन गया। ऑडियो को आजकल तो इवन वीडियोस को जोड़ना भी कोई मसला नहीं है। सर राजा साहब तो इसका फोरेंसिक करा लेना फिर अपना आप लोग, ताकि एक दफ़ा कटाकटी निकल जाए। निकाली है, जिसको तकलीफ है वो करवा ले। नहीं, उसकी वजह है राजा साहब, मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह यह है कि अगर ये किसी आम आदमी की होती, मेरी तरह के आम आदमी की, आपकी तरह के, हम नॉर्मल लोग हैं, मैं और आप जो हैं, तो फिर तो उसको इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन ये रियासत मदीना के दाई की ऑडियोज़ हैं, ये उस शख्स की ऑडियोज़ हैं जो हमारा वज़ीर आज़म रह चुका है, और उसके कैरेक्टर की फ़िक्र होनी चाहिए सबको, इसलिए इस पर फोरेंसिक ज़रूरी है। देखिए, हमारा और खान साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़, इस ऑडियो के अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि आप और मैं या कोई भी शख्स हो, जो इवन लीडरशिप में जो लोग हैं, उनमें कोई भी नाउज़ुबिल्लाह फरिश्ता तो नहीं है, और हर एक का एक पास्ट भी होता है, लोग डेवलप भी कर जाते हैं, अपनी गलतियों कोताहियों से छोड़ भी देते हैं। तो उस पास्ट की बेस पे अव्वल तो मैं इस ऑडियो के कॉन्टेक्स्ट में एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो कतन और उसके बाद वो आप दावेदार भी बन जाते हैं कि हमने अब ये ऐसे करना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि आपने जिंदगी में कोई बचपन से लेके आखिर तक सही बात है। की हो, और तो इसका मतलब है कि अगर करंट कोई ऑडियो आ जाती है तो फिर उसके ऊपर आपका मौक़िफ़ मैं बिल्कुल सही मान लूंगा। आज का जो मौक़िफ़ है जी जी करंट सिनेरियो पे, डेफिनेटली मैं भी एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ ओके, कि आपका एक स्टेज पे जब आप डेवलप कर चुके होते हैं, उसके बाद आए तो और बात होती है, उससे पहले ऑब्वियसली एवरीवन इज। मलिक साहब, जो बाइडन ने इसीलिए फ़ोन नहीं सुना था इमरान खान का। देखें, पहले तो मैं आपने चूँकि हुक्म दिया, तबीयत ठीक नहीं थी, आज आई एम ग्रेटफुल हाजिर होना मैं, लेकिन एक काली अनक तो इमरान खान वाली अनक है। हाँ। मेरी चूँकि आंखों में बड़ी दर्द है और मैं लाइट, यही वो भी कह रहे थे डॉक्टर्स कंटेनर पे खड़े होकर, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मुझे तो डॉक्टर्स ने आपसे मैं बाद में उतरवा के देख लूंगा, आपने दवाई तो नहीं खाई हुई कोई खास? नहीं, सर्जरी डॉक्टर्स ने कहा है। हाँ। तो बस दुआ अल्लाह सेहत दे करें आपको, बेहतर हो जाए। आपका हुक्म टाला नहीं जा सकता। थैंक यू सर। देखिए, गुजारिश ये है कि राय साहब बात ठीक कर रहे हैं कि हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है, और मेरा ख्याल में इस किस्म की ज़ाती ऑडियोज़ वीडियोज़ आना, मैं भी समझता हूँ नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब वो सियासी आ गई है। लेकिन मसला ये है कि बदकिस्मती से यही ऑडियो वीडियो अगर माजी में आई होती तब हमारे दोस्तों का मौक़िफ़ क्या होता। आपको याद है कि एक मरीम नवाज़ की ऑडियो आई थी जिसमें वो कह रही थी कि फ़लाँ को इश्तिहार देने हैं, फ़लाँ को परवेज़ रशीद साहब के साथ। हाँ, कि वो उसको इश्तिहार देने बाय द वे मैं उसको गलत ही नहीं समझता। अच्छा, लेकिन उस पर कितना शोर मचाया गया। कोई गलत नहीं है वो अच्छा, दो पार्टी के लोग हैं, उनका आपस की एक राय है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कितना शोर मचाया गया, लेकिन जब अपने लोगों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम कहते हैं कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है, किसने ऑडियोज़ बनाई, वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं है। तो भाई साहब, ये आप मिलकर तय करें ना, सियासतदान, आप कम अज़ कम ये तय कर लें कि हम अपने मसाइल ख़ुद हल करेंगे, हम मुल्क की रियासत के ऊपर कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम ये साबित करके दिखाएंगे कि हम आपस में तो बेशक इख्तलाफात रखें, लेकिन मुल्की सालमियत पर, मुल्की इदारों पर, मुल्क के मफादात पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो उस दिन ये नेक नहीं हो जाएंगे जिस दिन ये बात हो जाएगी। तो गुजारिश ये, मैं बिल्कुल आज भी समझता हूँ ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि देखिए कितनी खूबसूरती से कह दिया जाता है कि जी के IMF के पास हम गए थे, उसके बाद हमने कहा जी हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया। आपने एक सियासी स्लोगन की खातर मुल्क को आज जहां पहुंचा दिया। मुबशर लुकमान साहब, आपकी LC नहीं खुल रही, डॉलर 255 पे भी नहीं मिल रहा, IMF आपके साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है, सऊदी अरब से लेके चीन तक कोई आपके साथ माली मामलात में आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। इसलिए नहीं कि वो इमरान खान साहब की गलती थी, इसलिए कि वो पाकिस्तान की गलती थी।
आप अंदाज़ा करें कि हम शोहरत के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, आपने फिर एक बयानिया पकड़ा अमेरिका के हवाले से, आपने दुनिया को क्या पैगाम दिया। अब मैं आपको याद होगा, अब इस पर चूँकि इतना सेंसिटिव मैटर है, उससे मीडिया भी खामोश रहता है, हमारा फॉरेन ऑफिस भी खामोश रहता है। जब खान साहब ने कहा था कि मुल्क के एटमी असासे महफूज नहीं है, याद है आपको? बिल्कुल याद है। उसके बाद आपको जो पैगामात दुनिया से मिले हैं, अगर कोई नशर हो जाए तो आपको पता चले कि उन्होंने कहा कि फिर आपको पता चलेगा साइफर होता क्या है। साइफर होता क्या है। फिर आपको पता चला कि आपको कन्वे किया गया कि भाई आप वाकई गैर महफूज मुल्क हैं। यानी आप सियासत में इस हद तक आगे निकल जाते हैं सियासतदान कि वो ये नहीं सोचते कि इससे मुल्क की सालमियत को कितना नुकसान पहुँचेगा। अब मसला ये है, खान साहब पॉपुलर हैं, पॉपुलर आदमी के लिए हर चीज़ जायज़ है। वो कहते हैं चूँकि हमारी पॉपुलैरिटी है जी, हमें अब देखें ना, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह करे ये ऑडियो गलत हो, मैं तो अब भी कहता हूँ, मैं खान साहब को भी गलत नहीं है, मैं फिर भी अनाउंस देने को तैयार हूँ, चलें खान साहब कि ये ऑडियो गलत होनी चाहिए। मैंने आपकी बात सुन ली और मैंने ओवर रूल कर दी, नहीं है। लेकिन आप देखें, ये अलाउंस आप किसी को देने को तैयार नहीं है। ये लोगों के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक देखें, आप 1 मिनट में आप कहते हैं लिफाफा साफी, चोर, डाकू, करप्ट, बददियानत, पता नहीं क्या क्या, बदकार लफ्ज़ सुना है क्या कहा खान साहब ने अपनी आखिरी स्पीच में? राजा सिकंदर सुल्तान के बारे में कहा बदकार आदमी। आप मुझे बताइए, ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह दिनों के इंसानों के दरमियान ऐसे ही फेरता है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, जब परवेज़ रशीद साहब की ऑडियो आई थी अखबारात और चैनल्स पे इश्तिहारों के हवाले से, तब तो बड़ा PTI ने वावेला किया था और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल अच्छा है, ये पब्लिक को पता चलना चाहिए। अब जब आ रही हैं ऑडियोज़ तो वो कह रही हैं कि जनाब ये गलत बात है। इसमें दोनों में तजाद नहीं आपको नज़र आ रहा? बिस्मिल्लाह मुबशर भाई, इमरान खान साहब का और PTI के दोस्तों का प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ इनके लिए हलाल होती है वो दूसरों के लिए हराम होती है, और जो चीज़ दूसरों के लिए हराम होती है वो इनके लिए हलाल होती है। तो अब तो कौम सारी को ये पता चल गया। आपको याद है कि वो एक शाह हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि जनाब ये जो इदारे बिल्कुल ठीक करते हैं, ये जो ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, ये तो खान साहब ने कहा था, करते हैं, याद है ना आपको? खान साहब कहा करते थे हजरत के, हाँ जी बिल्कुल, खान साहब ने कहा था कि अपना ये बिल्कुल ठीक करते हैं, उनको पता होना चाहिए उनका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है। तो देखें, जब इंसान लीडर बनता है ना जी, जब वो अपने आप को कौम का मसीहा, कौम का रहनुमा कहता है, ये ऐसे ही है कि जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो जो इमाम मस्जिद होता है वो भी बेचारा इंसान ही होता है ना, फरिश्ता थोड़ी होता है। लेकिन हम उससे तवक्का नहीं करते कि वो कोई ऐसी गलती या ब्लेंडर करेगा कि क्योंकि वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारा इमाम होता है। तो इसी तरह से खान साहब जो हैं, कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ी मेजोरिटी जो है वो खान साहब के साथ है, उनको अपना लीडर मानती है, और जो लोग उनको अपना लीडर मानते हैं वो उनके लिए इमाम का दर्जा रखते हैं। लेकिन अगर इमाम की इस तरह की ऑडियो आएंगी और वीडियोस का भी हम चर्चा सुनते हैं, तो खैर हम माजी की बात तो नहीं करते, माजी में तो आप सबको पता है कि खान साहब का क्या मामला रहा है, प्ले हुआ रहे हैं, जो भी उनका मामला है। तो बिल्कुल राजा साहब की इस बात को मैं एग्री करता हूँ कि उनके लीडर बनने के बाद अगर कोई चीज आती है तो मैं समझता हूँ कि वो गैर ओके यहाँ पे अब राजा साहब से एक मेरा सवाल है कि एक ऑडियो आई, राजा साहब एक ऑडियो आई बुशरा बेगम की और इनाम खान की, अच्छा, जिसमें इनाम खान ने तो टेलीविजन पे आके तस्लीम कर लिया कि ये मेरी ऑडियो है और यही बात हुई थी मेरी बुशरा बेगम से। खान साहब ने अपनी आखिरी स्पीच में बड़े दर्दमंदाना तौर पे लोगों को कहा कि मेरा जो घर का फ़ोन है वो भी सेफ नहीं रहा, वो भी टैप हुआ। इसका मतलब है उन्होंने भी इकरार कर लिया कि वो सही थी। तो अब यानी जब वो हमें पता चलता है और उसके कंटेंट्स पता चलते हैं, वो कौन सा कोई अच्छी चीज़ है? रियासत मदीना में तो उसकी भी सज़ा आपको पता है क्या हो सकती है फिर? चीज़ तो ये कि जो बात आपने पहले डिस्कस की ना कि फ़ोन जो भी वज़रा है या प्राइम मिनिस्टर है, किसी लेवल पे टेप होने चाहिए या नहीं, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल होने चाहिए। मेरा भी कई दफा किसी ने बताया जी फोन टेप हो रहा है, तो मैंने कहा जरूर करें। हाँ, हम कौन सा को गलत बात कर रहे हैं नाउजुबिल्लाह। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब वही एजेंसियां जिनका एक्चुअली काम आपके मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को देखना होता है, और उस मामले में या चले करप्शन के मामले में भी अगर वो पकड़ते हैं किसी वजीर को या किसी, बाय द वे ये भी नेशनल सिक्योरिटी में आता है। हाँ, करप्शन भी चले नेशनल सिक्योरिटी में आ जाता है। अब मेरा पॉइंट ये है कि जो जाती मामलात हैं उसकी वीडियोस या ऑडियोज रिकॉर्ड करना और फिर उनको बाद में पब्लिक करना, ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही एक बड़ी नहीं, इसको कोई कंडोन नहीं कर रहा, यानी ये ना सोचे कि उसकी तारीफ हो रही है ना। नहीं, मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ सर कि जो
आपने डिसाइड ये करना है ना कि किस किस्म की ऑडियो वीडियो है। अगर वाकई उसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और टेप करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि सब कुछ ही टेप, एजेंसियों का काम टेप करना जरूर है, ब्लैकमेल करना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपने रोल से वो भी हट रही हैं। और पॉलिटिशियंस तो जैसे ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि एजेंसियां निकाल रही है ना। राय साहब, लोग ब्रीच भी होता है, हैक भी होता है, सब कुछ होता है ना, जब सिर्फ डीप फेक तो नहीं होता ना। नहीं, जाहिर है हर चीज हो जाती है, सिर्फ डीप फेक नहीं, आजकल तो डीप फेक डेफिनेटली। अब मैं अगर इस फोन पे बात कर रहा हूँ ना राय साहब आपसे, तो मेरा अपना फोन जो है ना वो ये एप्पल और आईफोन जो है ना वो उसको जो भी है वो रिकॉर्ड कर रहा है इसको। आपको पता है ना कोई चीज अब सेफ नहीं है, जो चीज हवा में आ गई वो आ गई। नहीं, मैं सिर्फ आज ये कर रहा हूँ कि जो टेप लोग कर रही हैं एजेंसीज, उनका ये काम नहीं कि लोगों की पर्सनल बातें जो हैं वो रिकॉर्ड करके या रिलीज करें। रिकॉर्ड कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, रिलीज तो कोई ऑफिशियली तो कर नहीं रहा ना। कर रहा हूँ, अगर मैं उससे कोई ऐसी गुफ्तगू है जिसका कोई ताल्लुक मेरी सीट से है या सियासत से है तो जरूर करें, उसको आउट भी करें या आउट ना भी करें, एटलीस्ट यूज तो कर सकते हैं, एजेंसियां करती हैं हर जगह। ठीक है, चले, मैं समझ, आपके लिए मुश्किल है इसका जवाब देना, बट ख्वाजा साहब, पंजाब में इक़्तिदार का खेल किस करवट बैठेगा अब? देखें मुबशर भाई, पीडीएम की जमातें तो अल्लाह के फजल करम से बड़ी खौफुल है कि बड़े अदब से मैं अर्ज़ करूँ, मैं चूँकि बात जो है वो एडवांस में मदद कर लेता हूँ कि देखें, एक बंदे की, एक लाडले की ख्वाहिश पर अगर आप 12 करोड़ अवाम की मुंतखब करदा असम्बली को 5 साल पूरे करने का मौका सिर्फ इसलिए नहीं देते कि एक लाडले की ख्वाहिश ये है कि वो हज़ारों किलोमीटर पर हुक्मरान है, लेकिन वो 25 किलोमीटर की वो हुकूमत जिसको वो टोंट मारते हैं, तो जनाब ये क्या है, ये तो 25 किलोमीटर की हुकूमत है। उस 25 किलोमीटर की हुकूमत को लेने के लिए इतने बेताब हैं, इतने बेचैन हैं और इतनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि वो अपनी हज़ारों किलोमीटर की हुकूमत जो है उसको कुर्बान करने के लिए कोई साहब आपकी आवाज फ्रीज हो गई है। बैठे हैं। ये जो अरकान असम्बली है वो तो चीख के कह रहे हैं कि हमें असम्बली का टूटना जो है कबल अज़ वक्त बिल्कुल कबूल नहीं है और ये किसी तरीके से भी सूबे के और पंजाब के लोगों के मुफाद में नहीं है। लेकिन वो लाडला चूंकि खेलने का शौकीन है और वो खेल में जो है वो चाहते हैं कि मैं मजीद खेलूं, तो अब उनको ये पता होना चाहिए कि वो जो बकौल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, मैंने तो नहीं कहा था, ये परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि जनाब वो नैपियां बदलते रहे हैं और वो सब कुछ करते रहे हैं, तो जो लाड करते रहे हैं, जो प्यार करते रहे हैं, जो नैपियां बदलते रहे हैं, वो अब यहाँ मौजूद नहीं हैं उस जगह पर। तो अब उनको किसी ने लाड नहीं करना, और जिसने लाड किया खान साहब ने, उसके साथ जो सलूक किया है वो भी सारी दुनिया ने देख लिया है। सबको पता चल गया कि पंजाब हुकूमत कैसे दोबारा बनवाई गई और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कैसे दोबारा चीफ मिनिस्टर पंजाब बनवाया गया। तो लाडले को अपने खेल की जो ख्वाहिश है इसको अब महदूद करना होगा। अब पाकिस्तान बदल चुका है, अब वो पुराना वाला वक्त नहीं रहा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह जो वसूल भी नहीं की उसे जाहिर करने पर जो है, जब मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो झूठे केसों में सजा दे दी गई, जब उसकी बेटी को पाबंदी हासिल कर दिया गया, लोगों को 2.5 साल आपने जेलों में रखा और आपने उस पर एक मर्तबा भी माजरत नहीं की कि हमने ये गलत किया। जस्टिस मकबूल बाकर का फैसला आता है वो सबको बेनकाब कर देता है, लेकिन आप माजरत नहीं करते। तो मैं कहने का है कि आपकी जाती ख्वाहिशात पर पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के 1973 के आइन, जमहूर और कानून के मुताबिक चलेगा। और कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इनकी ख्वाहिश है तो हम जनाब पूरे मुल्क में इलेक्शन का बगल बजा दें। आप ये देखें मुबशर भाई, सैलाब आया हुआ था, आप अभी सियासत की बात कर रहे थे, अपनी जात की बात कर रहे थे, सैलाब आया हुआ था, लोग बेघर हुए हुए थे, और वो लोग जिन्होंने खान साहब को केपी में 10 साल से इक़्तिदार दिया हुआ है, जो सूबा इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया जहां ये 10 साल से बैठे हैं, वो लोग सैलाब में तरसते और तड़पते रहे, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वो खान साहब के जलसों के लिए अवेलेबल रहा, लोगों की जानें बचाने के लिए नहीं रहा। खान साहब जलसे पे जलसा करते गए, हर जलसा 15 से 20 करोड़ रुपए का करते रहे, लेकिन सैलाब ज़दगान को मदद करने की किसी को तौफीक नहीं हुई। और आज जब वक्त आया है कि उन लोगों को डिलीवर किया जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, तो कोई फिक्र नहीं है सैलाब ज़दगान की, किसी तकरीर में जिक्र भी नहीं करते। जिक्र करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज का कि जनाब इलेक्शन करा दो, बस किसी तरीके से जो इक़्तिदार उसे गया मुझे वापस दिला दो। और भाई जल्दी किस बात की है, सब्र करें, हिम्मत से काम ले, सब्र करें, इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला, इस मुल्क में पूरा मौका आपको मिलेगा, लेकिन आपकी ख्वाहिश पर नहीं होगा, आइन और कानून के मुताबिक अपने वक्त पर होगा इंशाल्लाह। ओके, इमाम मलिक साहब,
देखिए, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का मुतालबा करना इमरान खान साहब का जायज़ है। अगर एक सियासी जमात कबल उस वक्त इंतखाबात का मुतालबा करती तो उसका काम है करना। हुकूमत का काम है कि वो बताए कि हम इलेक्शन वक्त पर नहीं करवा सकते या हम अपने वक्त पर करवाएंगे, हम वक्त से पहले नहीं करवा सकते। लेकिन साथ ही साथ अवाम बेचारी का क्या कसूर है? सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब कबल उस वक्त इंतखाबात चाहते हैं, वो चाहते हैं इक़्तिदार दोबारा मिल जाए। मौजूदा हुकूमत चाहती है 2 महीने आपने अपनी स्टॉक मार्केट का हाल देखा है? सारी वही मेरा सवाल वही है कि आप तो चैंपियन बनकर आए थे ना जी कि इसने मैशत का बेड़ा घर कर दिया। ठीक है, मान लिया मैशत का बेड़ा घर खान साहब ने कर दिया था। खान साहब ने IMF के साथ जो है वो मामलात से बैकआउट करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आप तो ये कह कर आए थे कि नहीं, हम जब आएंगे हमें IMF के साथ ये खोया हुआ एतमाद बहाल कर लेंगे। आप भी तस्लीम करें। आप वैसे मलिक साहब, आपको एक ज़ाती राय दूं? जी, ज़ाती राय है, आपका हक है इख्तलाफ करना। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इकॉनमी का हाल है, इसको इसहाक डार साहब के अलावा कोई नहीं ठीक कर सकता। सर ठीक करें ना, कर रही है ना यार। सवाल आप तो ये- आपको नहीं, देखिए, आप सवाल ये है। जब एक बच्चा पैदा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि गड़बड़ एक रात पहले हुई है। मुबशर साहब, जो 3 साल की मुबशर गड़बड़ साहब- चल रही है। मुबशर साहब, इस मुल्क में इतनी बड़ी तबाही होने वाली है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये राजा यासर हुमायूं साहब मौजूद हैं, राय साहब से पूछिएगा, मेरी तरह के देहाती आदमी हैं, राय साहब बड़े ज़िम्मेदार हैं। राय साहब को पता है कि इस दफ़ा लोगों ने गंदम कितनी काश्त की है। नहीं, अगले साल तो यकीन कपास माने, भी नहीं होनी। जिसके पास बीज ही नहीं है। जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन थी, उसने सिर्फ 3-4 एकड़ गंदम काश्त की है। और घर के लिए आप गंदम के उस क्राइसिस से 2-4 होने वाले हैं। आप चावल, आपकी उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। कपास नहीं अगले साल। आपकी हालत ये है कि कोई आपकी कोई मैनेजमेंट है ही नहीं है, कोई फूड सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है कि भाई अब कल करेंगे क्या। सवाल ये है, इसहाक डार साहब बड़े चले काबिल हैं, बड़े प्रॉब्लम एक और है ना मलिक साहब, होंगे। बी फेयर। वो सूबों की 18वीं तरमीम के बाद सूबे इंडिपेंडेंट है बहुत मामलात में, ज़राअत उसमें से एक है, और वो विफाक जो है उसके ऊपर जोर नहीं लगा सकता। बैठ के कोई फैसला करें ना जी। बैठ सकता कौन है? आज तक तो बैठे नहीं। उन्होंने इकॉनमी पे कितनी बारी उनको कहा है कि इकॉनमी पे बैठ जाएं, अपना चार्टर ऑफ इकॉनमी कर ले, तो वो कहते हैं मैंने बात नहीं मिलाना। सर बात ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आरिफ अलवी साहब मैदान में आए, चले खान साहब उनकी बात नहीं मान रहे। मैं कहता हूँ इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं यार? सारे चैनल्स एक दूसरे से नबर्द आजमा हैं कि नहीं है? हैं, बिल्कुल ना? आपकी बात दुरुस्त है। उसके बावजूद PBA बनी हुई है ना, और वहां पे इख्तलाफात खत्म होते हैं। APNS बनी हुई है, बिल्कुल ठीक है। CPNE बनी हुई है। बिल्कुल ठीक। क्यों? अब सारे एक दूसरे से हर तरह के इख्तलाफ रखते हैं, वहां पे बैठ के रिजॉल्व करते हैं। आप अंदाजा करें- असेंबली क्यों होती है? आपने अगर इस्तीफे देके, आपने इस्तीफे दे देने हैं, पार्लियामेंट लॉजिक से भी रहना है, आपने गाड़ियां भी रखनी है, आपने मुराद भी और लेनी है। जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट लज्जे से सामान उठा के बाहर फेंके, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। यानी ये भी कंप्रोमाइज करने पे आए हुए हैं। अगर उसको डिस्क्वालीफाई इमरान खान साहब हो गए हैं, डिस्क्वालीफाई करें, पाबंदी लगाएं, इलेक्शन में जाएं। भाई आप ये खुद भी 2 कदम आगे हट जाते हैं, 2 कदम पीछे आते हैं। देखें ना, जब सियासतदान खुद डिसीजन नहीं कर पाते, और मैं बताऊं आपको इस वक्त हालत ये हो चुकी है, यकीन माने PTI को अपना है कि हमारी बड़ी पॉपुलैरिटी है, PML को अपना है कि हम बड़े मैनेजर हैं मार्केट के। यकीन माने अगले 2 महीने बाद देखिएगा लोग कहेंगे हमें सियासतदानों से जान छुड़ानी है। बिल्कुल चुरानी है। राय साहब, आपको पता नहीं ये वक्त आ सकता है? जी बिल्कुल। मैं, लेकिन आपने 2 बातें की ना पहले, उनमें से एक ये थी कि इकोनॉमी जाहिर है 2 दिन में तो खराब नहीं होती, 3 माह में भी नहीं होती, बल्कि इट्स एक्चुअली लॉन्गर प्रोसेस। तो एक्चुअली 3 साल भी मेरा ख्याल है कम है। इसको तो तबाह होने के लिए जो गुज़िश्ता 30 साल से जो कुछ हो रहा है वो सभी उसकी वजह से यहाँ तक पहुंची। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पास गवर्नमेंट आई थी तब इकोनॉमी के हालात बड़े खराब थे, और उसके अलावा आपका जो सोशल स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। जो एक टॉप इकोनॉमिस्ट की टीम, जिसमें 1-2 मेरे क्लास फेलोज भी थे, उनको लाने की कोशिश की हमने शुरू में, तो एक लोगों ने शोर मचा दिया जी उसका फलाने मजहब से तल्लक है या मुसलमान नहीं है या वॉट एवर। तो पाकिस्तानी तो बहरहाल वो था, उसको आप नहीं लगा सके। हालात मुल्क किस तरह के हो गए, इस तरह का कोई काम आप कर ही नहीं सकते। और ये सारा कुछ कोई 1-2 सालों में या 3 सालों में या इमरान खान ने नहीं किया। दिस इज एक्यूमुलेटिव प्रोसेस ओवर द इयर्स। ये आप नीचे जाते चले जा रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। 60s के बाद आपने डैम कोई नहीं बनाया, एनर्जी सारी इंपोर्टेड है, IPPs आपने मजबूरन लगाए, शॉर्ट टर्म फैसले किए। तो उनके सारों के जो इफेक्ट्स हैं वो सारे आपको जाहिर है एक पॉइंट पे भुगतने थे। अनफॉर्चुनेटली वो टाइम आ चुका है, कर्जे लेके आपने जाया कर दिए। तो और ये बात भी दुरुस्त है, किसी एक सियासतदान को नहीं बल्कि तमाम का ये मुश्तरका ही क्रेडिट है, बल्कि सिर्फ सियासतदानों का नहीं बल्कि जितने पावर प्लेयर्स हैं सभी इसमें इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। और जहाँ तक डायलॉग की बात है तो किसी ना किसी को तो रोल प्ले करना चाहिए। मलिक साहब ने जो कहा कि ठीक है
अगर तो मलिक साहब को कह देते हैं, ये हैं। मलिक साहब एपीसी बुलवा लेते हैं आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने खुद तो बैठना नहीं एक दूसरे के साथ। हाँ नहीं, एपीसी और भी कुछ लोग हैं जो बुलवा लेते होते हैं। नहीं, वो आप अगर उन्हीं को बुलवाना चाह रहे हैं तो फिर सियासत क्यों कर रहे हैं? खुदा का खौफ करें यार। एक तरफ आप लोग कहते हैं हमें हुकूमत करने, तो दूसरी तरफ कहते हैं हमें हुकूमत लेकर दे दो और फिर घर चले जाओ। ये नहीं हो सकता, नाकाम हो गए हैं। बगैर मरे राजा साहब आपने जन्नत में नहीं जाना। जो है ये मैं बगैर मरे आपने जन्नत में नहीं जाना। आप लोग नाकाम हो चुके। कब शादी करें आप? बस जब घर वाले करेंगे मैं कर लूँगा, मुझे मिल जाए तो मैं तो अभी कर लूँ। ट्राई कर रहा हूँ एक दो पे, लेकिन हो नहीं रहा। शादी उसी से करेंगे? नहीं, शादी बाबा की मर्जी। तो घर वालों को काफ़ी इशारे दिए, अब वो ना मानने इतनी जल्दी, तो फिर बंदा क्या कर सकता है। और चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी चैनल। रात हो गई है, काफ़ी स्टूडेंट्स कम हैं, लेकिन उम्मीद है कि हमारे व्लॉग के लिए हमें लोग मिल जाएंगे। और आज हम लोग उनसे बात करेंगे शादी के हवाले से कि लड़का और लड़की की क्या एज होनी चाहिए, परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए जिसमें वो लोग शादी कर सकें। तो देखते हैं कि बच्चों का क्या आंसर्स आते हैं, अर्ली मैरिजेस पे वो क्या कहते हैं और लेट मैरिजेस पे वो क्या कहते हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? सब ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा अबू बकर शादाब। शादाब, आप यहीं लाहौर से हैं? नहीं, मैं KP के पठान हूँ। पठान। इमरान खान को जानते हैं? जी जानता हूँ। मिले हैं कभी उनसे? नहीं, मिला तो नहीं हूँ अभी तक। अभी क्या करते हैं आप? मैं कर रहा हूँ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो शादाब, मुझे ज़रा बताइएगा कि लड़कों और लड़कियों की शादी के बारे में क्वेश्चन करने लगी हूँ आपसे कि उनके किस एज में शादी हो जानी चाहिए, परफेक्ट एज क्या है लड़के की और लड़की की शादी की? यार अगर मैं खुद सोचूं तो 24 बेस्ट है। 24 एट द एज ऑफ 24 आई थिंक। लड़कों की या लड़की की? लड़कियों के लिए हमारी जगह में वो हो जाती है 16-17 तक, लेकिन लड़कों का 26 तक 27 ऐसी कुछ होता है। अच्छा, मुझे ज़रा एक बात बताएंगे कि ऐसा ज़रूरी है कि लड़का लड़की की एज बिल्कुल सेम होनी चाहिए या फिर उनकी लड़की की एज कम होनी चाहिए? ऐसा भी होता है ना कि लड़के वाले ढूंढ रहे होते हैं कि लड़के की एज अगर 25 है तो लड़की की कम होनी चाहिए उससे 4-5 साल। यार अगर मैं खुद करूँगा तो सेम ही करूँगा, जितना मेरा एज है तो मैं मतलब सेम एज वाली से करूँगा। कब शादी करें? आपकी एज क्या है? बस जब घर वाले करेंगे मैं कर लूँगा। क्या नाम है आपका? फरीद अहमद। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का। क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है? BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अच्छा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। मुझे बताइएगा कि शादी के लिए लड़का और लड़की की क्या एज होनी चाहिए, लड़कों की क्या एज होनी चाहिए और लड़की की क्या एज होनी चाहिए? वैसे बेसिकली जो अच्छी एज है वो तो 16 से लेकर 22 तक, लड़की की 18-17 होनी चाहिए। मगर आजकल का जो दौर चल रहा है तो फिर वो 30-40 भी जाकर पहुँचते हैं। लोग कहते हैं कि भाई नहीं, एजुकेशन हासिल करनी है, कुछ और करना है, ये करना है, वो करना है। अच्छा, तो आप किस एज में शादी करेंगे? मुझे मिल जाए तो मैं तो अभी कर लूँ। अच्छा, लाइक आप डेट कर रहे हैं किसी को अभी? नो, अभी तक इंटरेस्टेड नहीं हूँ वैसे। अच्छा, तो मुझे ज़रा बताएंगे ये जो लोग डेट करते हैं लड़कियों को, ये उनसे शादी भी करते हैं या फिर शादी बस वो घर वालों की पसंद से करते हैं? नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही चस्के हैं टाइम पास के लिए, मगर शादी कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब बस जाओ भाई, चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि शादी के लिए एज जो है वो 16 से 22 तक होनी चाहिए लड़की की। लड़के की अच्छा, लड़के को 16 साल में शादी कर लेनी चाहिए। अल्लामा इकबाल ने तो 13 ईयर की में की थी। अच्छा, ये बात मुझे आज पता चली है। लेकिन लाइक देखिए, लड़कों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे इतनी कम एज में कि जब वो लोग खुद स्टैंड नहीं ले सकते, अपने लिए नहीं ले सकते, अपनी वाइफ के लिए कैसे लेंगे? हाँ, ये बात है। अगर कोई मतलब वेल सेटल्ड लड़का हो तो वो कर ले। अगर जैसे कोई बंदा अपना फ्यूचर बनाना चाह रहा है, कोई आगे करना चाह रहा है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। वैसे आजकल का जिस तरह जो ज़माना चल रहा है, आपको पता है, वो लड़की खुद कमाती है, लड़का खुद कमाता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि भाई लड़की जॉब करिए या लड़का जॉब करा, या लड़के पे बर्डन है या लड़की बर्डन है। करे लड़की करे, चाहे जॉब करे, जो करे, हाँ एक हद तक, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो लड़की की क्या एज होनी चाहिए? लड़कों की तो आपने बताया 16 से 22, अब लड़की की क्या एज होनी चाहिए? लड़की की बेस्ट एज 15 से लेकर 20 तक, बस इसके दरमियान। अच्छा, लड़की को क्या लड़के से छोटा होना चाहिए एज में या फिर एक जैसी एज से शादी करनी चाहिए? हाँ, छोटा तो होना चाहिए, क्योंकि वैसे लड़कियाँ जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, तो छोटा होना लाजमी है। लड़कियाँ जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं? लड़कियाँ जल्दी बूढ़ी होती हैं क्योंकि बड़े
लड़कियों का कुछ शायद अब बूढ़ी किस वजह से होती हैं वो तो नहीं पता, मगर बूढ़ी होती हैं वो जल्दी बूढ़ी होती हैं बस। ओके, थैंक यू सो मच। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? फ़िदा हुसैन। क्या करते हैं आप? मैं इधर से BS बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर है। अच्छा, तो कैसा जा रहा है यहाँ पे एक्सपीरियंस? हाँ अच्छा जा रहा है, बस सही है। उतना एंजॉय भी नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा था, फिर फेक लोग मिलने शुरू हो गए। बस ठीक है, अभी जा रहा है, ये नहीं पता किधर जा रहा है, बस चलता रहे इंशाल्लाह। डेट करें किसी लड़की को, डेटिंग वगैरह कर रहे हैं? कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। देन को ट्राई कर रहा हूँ 1-2 पे, लेकिन हो नहीं रहा। शादी उसी से करेंगे? नहीं, शादी बाबा की मर्जी। उसको क्यों डेट कर रहे हो फिर? उसको तो वैसे कर रहा हूँ ना, आखिर 8 सेमेस्टर इधर रहना है ना, लेकिन अच्छी फ्रेंडशिप में की रूम में करूँगा, अदरवाइज कुछ नहीं। अगर उसने ये बाबा मम्मा की मर्जी। अगर उसने ये व्लॉग देख लिया फिर आपकी तो लग गई तो मैं कहूँगा मैं था ही नहीं। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि लड़कों की बेस्ट एज क्या है शादी की? 20। लड़के को 20 ईयर्स में शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? भाई मैं पूछ रही हूँ क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि यही तो एज होती शादी करने की, फिर तो एज ही नहीं रहती। लड़का उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर रहा होता, कमा नहीं रहा होता, पढ़ाई कर रहा होता, स्टडी कर रहा होता है, इतनी मेहनत से UCB में मिड टर्म दे रहा होता है, फाइनल टर्म दे रहा होता है, एग्जाम दे रहा होता है, इतनी अपनी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही थी, और उससे क्या चाहिए? लड़की की क्या एज होनी चाहिए? लड़की की 20-22 के राउंड बात। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि लड़के की जो एज है वो लड़की से ज़्यादा होनी चाहिए शादी करते वक्त, या फिर दोनों को सेम एज में होना चाहिए? सेम हो जाए तो गुड है, अगर ना भी 1 या 2 ईयर का फ़र्क भी हो तो इशू नहीं है। अच्छा, तो माँ बाबा की मर्ज़ी से शादी करेंगे आप? इंशाल्लाह। बाकी अगर हो गया इधर मामा पापा ने मेरी मर्ज़ी करने दी तो फिर अपनी मर्ज़ी से, अदरवाइज मामा पापा की मर्ज़ी से। ठीक है, और उम्मीद है कि आपकी वाली बंदी व्लॉग देख के आपको छोड़ ना जाए, क्योंकि 8 साल तो आपने 8 सेमेस्टर तो उसी के साथ गुजारने हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। छोड़ेगी नहीं, उम्मीद है। उम्मीद हमें भी उम्मीद ही रखते हैं, लेकिन उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही है व्लॉग देख। उसको कुछ बोला ही नहीं है। ओके, ये भी ठीक। ट्राई कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। कैसे लग रहा हूँ आपको? अच्छे लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद हसन। अहमद हसन, क्या करते हैं आप? मैं बायोटेक का स्टूडेंट हूँ, और बाकी एज़ पर रूटीन जैसे यूनिवर्सिटी की होती है इन्वायरमेंट इंजॉय करते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि शादी का क्या प्लान है, आप कब तक शादी करेंगे? जब हो जाए, इसमें तो कोई बात नहीं है। नहीं, अच्छा मुझे बताएं कि लड़कों की क्या एज होनी चाहिए शादी करने के लिए? जैसे ग्रेजुएट हों उसके साथ हो जाने चाहिए। कोई एज बताएंगे आप? 24 ईयर्स में हो जानी चाहिए शादी। और लड़कियों की क्या एज होनी चाहिए? लड़कियों की भी ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही होती है 23-24 में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है दोनों लड़का लड़की को सेम एज में शादी, मतलब एक जितनी एज होनी चाहिए दोनों की, या फिर लड़की को छोटा होना चाहिए लड़के से? क्योंकि ऐसा होता है ना, अक्सर जब रिश्ते देखने जाते हैं तो लड़के के माँ बाप क्या कहते हैं, लड़की की उम्र छोटी होनी चाहिए लड़के से। आपकी बात एक हद तक ठीक है, वैसे जो है ना आजकल के दौर में इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, जैसे अंडरस्टैंडिंग होती है चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो तो हो जानी चाहिए। ठीक है, और मुझे बताइएगा अर्ली मैरिजेस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अर्ली मैरिजेस कर देनी चाहिए, ट्रेंड चलाना चाहिए। वैसे वो पिछले कुछ मंथ्स पहले एक कानून भी पास हुआ था अर्ली मैरिजेस का, सिंध में आई गेस, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, वैसे देखा जाए तो न्यू जनरेशन के लिए काफ़ी बेहतर है, नेगेटिविटी से बेहतर रह जाते हैं वो लोग। नहीं, लेकिन उस वक्त लड़का तो कुछ नहीं कर रहा होता ना। नहीं, टाइम टू टाइम स्टडी तो कर रहा है ना वो, उसके बाद आखिर ना कहीं एडजस्ट हो जाता है वो। एडजस्ट करने में उसको टाइम लगेगा। अच्छा, तो सिंध में हुआ ना, पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। नहीं, होना भी नहीं चाहिए, अर्ली मैरिजेस होनी भी नहीं चाहिए। लड़के को एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके, क्योंकि उसके बाद उसने अपनी बीवी की, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन 50-50 चांसेस है। नहीं, हो जाता है स्टेबल, कोई बात नहीं। एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है हमारे साथ, सुना है कि इनका 4/4 CGPA है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौहीद। क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल तो आवारागर्दी कर रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं लग रहा 4/4 CGPA है जिसका वो आवारागर्दी तो नहीं कर रहा। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, आवारागर्दी करके भी ये UCB या फिर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, रियली अप्रिशिएट कि आपका इतना अच्छा CGPA है। तो मुझे बताइएगा कि आपका शादी का क्या प्लान है? शादी का प्लान यही है कि जितनी जल्दी घर वाले मान जाए उतनी जल्दी करवा लूँ। तो घर में बात चल रही है, कोई बात की आपने? घर वालों से क्या बात करनी है, समझ ही सकते हैं वो भी। नहीं, कुछ होता है ना, उनको नहीं समझ आता, उनको बताना पड़ता है। इशारे तो काफ़ी दिए हैं, अब उनकी मर्ज़ी आगे से समझ जाए जल्दी तो। तो कज़न मैरिज होगी? नहीं, कज़न मैरिज नहीं। नहीं, फिर लव मैरिज। लव मैरिज करनी है? अच्छा, तो किससे करनी है? अपनी किसी जूनियर से करनी है या फिर सेम एज? कोशिश तो यही है कि सेम एज हो।
अच्छा मुझे बताइएगा कि लड़कों की क्या एज होनी चाहिए शादी की? लड़कों की एज बेसिकली जो है ना, क्योंकि एक तो हमारा कॉन्सेप्ट भी है इस्लाम में अर्ली मैरिजेस का, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो 15 to 18 के दरमियान कर देनी चाहिए उनकी शादी। 15 to 18 के दरमियान लड़कों की, और लड़की की? और लड़की की भी जाहिर सी बात है फिर इतनी सी उम्र होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल उनकी उम्र हो तो ज़्यादा बेस्ट है। इतने छोटे छोटे बच्चे शादी करेंगे अब, तो वो लाइक कैसे मैनेज कैसे करेंगे सारा? अब देखिए लाइफ स्पैन भी इतना छोटा है, इतनी जल्दी जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे अभी छोटे छोटे होते हैं और लोग बूढ़े हो रहे होते हैं। 18 साल का लड़का इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालेगा? जाहिर सी बात है जैसे 22 साल का लड़का संभाल सकता है, 18 साल का भी संभाल। पढ़ लिख के कोई जॉब वगैरह कर रहा होता है, तो वो 18 साल का लड़का, मुझे लगता है कि कोई FSC के बच्चे होते हैं 18-19 साल के, उनकी शादी, वाह क्या बात है आपकी। अच्छा मुझे बताइएगा कि अर्ली मैरिजेस और लेट मैरिजेस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है आपका? अर्ली मैरिजेस आई थिंक बेटर दैन लेट मैरिजेस। लेट मैरिजेस क्यों होती हैं? लेट मैरिजेस के कोई रीज़न है? जैसे अब हम अपनी सोसाइटी में देखें तो ज़्यादातर जो रीज़न है पहले तो ये है कि लड़कों को अपने मुताबिक लड़कियां पसंद ही नहीं आती, ठीक है, और अगर पसंद आ भी जाएं घर वाले नहीं मानते, और अगर घर वाले मान भी जाएं तो पहले सबसे ज़्यादा शर्त रख दी जाती है स्टडी कंप्लीट हो, और स्टडी यहाँ पे कंप्लीट करे बंदा, PhD करे, उसके के बाद तो जॉब मिलेगी, उससे पहले तो बंदा कुछ कर नहीं सकता, और वो चीज़ें जो हैं वो लाजमी होती हैं। आपका कहने का मतलब है कि उनकी डिमांड जितनी होती हैं वो डिमांड्स करते रहते हैं, उनको डिमांड्स नहीं मिलती और इस वजह से उनकी एज निकल जाती है शादी की। अच्छा तो आपकी तो एज जितनी हो गई, आपने क्यों नहीं की शादी अभी तक? आप तो कह रहे हैं 18 साल में हो जानी चाहिए। बस वही तो बता रहा हूँ कि घर वालों को काफ़ी इशारे दिए, अब वो ना मानने इतनी जल्दी तो फिर बंदा क्या कर सकता है। और रिस्ट्रिक्शंस वो सारी जो बात है हर किसी के लिए जो है वो बराबर की रखी हुई है उन्होंने, तो मेरे लिए भी वही रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, पहले स्टडी कंप्लीट करो उसके बाद। हाँ नहीं अच्छी बात है कि पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो, एटलीस्ट आप अपनी जो आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको तो संभाल सको ना। आप लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो अभी, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो तो अपनी बीवी के लिए कैसे स्टैंड लोगे? तो बस आजकल के जो दौर चल रहा है उसमें लाइक मैरिजेस की जो है आई गेस लड़कों की जो है वो 26-27 होनी चाहिए और लड़कियों की जो है वो होनी चाहिए 24 तक होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 4/4 CGPA वाले बच्चे, उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे ही अच्छा अपना CGPA रखें, और उम्मीद है कि आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। बड़ा इन्फॉर्मेटिव सी बातें बताई हैं, कुछ बड़े सीरियस बच्चे भी थे और कुछ बड़े फ़नी से बच्चे भी हैं जिन्होंने कहा है कि 18 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए, और मैंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि किस एज में शादी करनी चाहिए। और हमारे इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सूखी सड़कों पे हम भी इश्क करने आए थे, इसीलिए अभी तक दिमाग तो खुश्क नहीं हुआ, हालत थोड़ा सा खुश्क लग रहा है। नहीं, सूखी सड़कों पे नहाए हुए हैं हम भी इश्क में, आप भी नहा लें थोड़ा ठंडे पानी से या नलका बंद करके। इश्क और मुश्क दोनों तीनों सभी खुश्क है। ओ जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। और लड़ी मैं वो समंदर हूँ जो खुद ही अपने खून में नहा के जीता हो। पढ़ना लिखना नहीं आता, कैरी ऑन ऑनलाइन। नूरी मुकड़ा ते जुल्फा ने कालियां, रब पे जिदा दरूद दियां डालियां, रब पे जिदा दरूद दियां डालियां। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त लाहौर के इलाके चैना स्कीम में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हस्ती बाबा बलोच शाह के नाम से यहाँ पर मौजूद है। उनका मेला शुरू होने वाला है और यहाँ पर जो है यहाँ पर दरबार लग चुके हैं, यहाँ पर मलंग आ चुके हैं। मेरे साथ खातून मौजूद हैं, सैयदा रहमत बीबी। क्या हाल है आपका? कहाँ ड्यूटी? अस्सलाम वालेकुम, याली मदद। कहाँ ड्यूटी आजकल? यहीं पे जहाँ खड़े हैं। क्या कर रही हैं यहाँ पर? क्या महसूस कर रही हैं यहाँ पर? कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? हाँ, सूखी सड़कों पे हम भी इश्क करने आए थे, इसीलिए अभी तक दिमाग तो खुश्क नहीं हुआ, हालत थोड़ा सा खुश्क लग रहा है। क्या बात है, हर बात आपकी शेर व शायरी में क्यों होती है? हाँ, इन्हीं सूखी सड़कों पे नहाए हुए हैं हम भी इश्क में, आप भी नहा लें थोड़ा ठंडे पानी से या नलका बंद करके। अच्छा, इश्क के काफ़ी ज़्यादा रूप होते हैं। बाज़ लोग दुनियावी इश्क को कहते हैं, बाज़ लोग सूफिया वाला इश्क कहते हैं, बाज़ लोग इसको अम्बिया और अल्लाह का इश्क कहते हैं, बाज़ लोग ये मलंगों वाला इश्क कहते हैं। हमारा अर्श और फर्श और इश्क और मुश्क दोनों तीनों सभी खुश्क है।
और गला तो अभी भी ऑलरेडी चमकता हुआ यानी है। कि इश्क जो है उसने आपको सुकून नहीं दिया। डांसर हैं धमाल, और ऑलरेडी सिंगर हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। कुछ सुना दें कुछ क्या सुनना चाहेंगे आप जिसको बेहतर पढ़ लेते हैं। जो भी चाहें। हीर हीर मुझसे बोल रहे हैं। चले चले चले। अजे तू अखियां दे, अजे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, अजे तू अखियां दे, अजे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। बस अच्छा सईदा बीबी हैं आप। हाँ जी। क्यों इस तरह जिंदगी आप तो इतने। मैं भी आवाज़ भी सुन लें, इसमें कौन सी बात है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपको दिल नहीं करता एक घर हो आपका अच्छा सा जहाँ पर आप रह रही हो आप। ऑलरेडी मैं वो समंदर हूँ जो खुद ही अपने खून में ना आके जीता हो। जी हाँ, मैंने अपने बच्चे भी खुद ही पालने ऑलरेडी। घर होना चाहिए था आपका, इतनी इज्जत ऑलरेडी सब कुछ था। वजह क्या बनी? खुदा ने हमें 10 हाथ से दिया, हमने 20 हाथ से नीचे ही लुटा दिया। नहीं वो तो ठीक है ना, फिर भी कोई वजह नहीं, वजह यही है कि बच्चे ज़्यादा होना हमारे माँ बाप के। ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ, 3 बेटे मेरे। अच्छा 3 बेटे, यानी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नेमत है औलाद जैसी वो भी आपको दे दी और 3 बेटे हैं और फिर भी नहीं आप घर में। क्योंकि बचपन से शौक़ था दूसरों की इज़्ज़त बचाने का, और आज तक बचाते ही आए हैं। ऑलरेडी हमारे फ्रेंड साथी ये साजिद इकलौता साडा महल्लेदार ते नैन्सी तो आए नहीं जनाब। अच्छा बच्चे आपके 3 बेटे हैं, वो तो कैसे रहते हैं? आप तो इधर हो, आप इधर होती हो, बच्चे मेरे पास ही होते हैं, एक अब्बू की तरफ और एक देवर की तरफ, और एक मेरे पास ही था, वो भी छोटे वाले को मिलने के लिए गया। मियाँ साहब ने हमारी माँ पुनी थी, हमने उन्हीं को छोड़ दिया। मरी को तो पुनवा नहीं सकते ऑलरेडी हम, तो जिसने पैदा किया उसको थोड़ी हार डलवा सकते हैं। फिर तो इन्हीं सूखी सड़कों की लानत नहीं बदवा लग जाएगी। यानी कि जो आपका शोहर था वो आपकी वालदा का अच्छा सलूक नहीं करता, गलम गलोच करता था। यानी मेरे अब्बू जो है वो हैं जिंदा ही आते हैं ऑलरेडी। माँ जो है उनकी डेथ हो चुकी है, अनपढ़ जाहिल हैं हम, और पढ़ना लिखना नहीं आता, कैरी ऑन ऑनलाइन। और सैयद की तरफ से कहें तो ARY पे राबिया रहमान, जवेरिया रहमान आती है, वो मेरी कज़ने हैं। मुँह बोली कज़ने हैं कि नात का कज़ने हैं। हमारी माँ ने उनको सिखाया था, हमने उनको देख के सीखा। सुने सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नूरी मुकड़ाते जुल्फ़ां ने कालियाँ, नूरी मुकड़ाते जुल्फ़ां ने कालियाँ, रब पे जिदा दरूद दियाँ डालियाँ, रब पे जिदा दरूद दियाँ डालियाँ। प्यार मेरे आका दा सदलो मदीने विच ठंड पा लवां का, ठंड पा लवां का, बल दे मसीने विच फिर चुमा तेरियां जालियां, रब पे जिदा दरूदा दियां डालियां। लोग तंग नहीं करते इस तरह आप सड़कों पे? किसी की जरूरत नहीं है ऑलरेडी। हम जब भी किसी को धमकी दी है लड़ाई में या वैसे भी फ्रेंडशिप में गुस्से से या मोहब्बत से धमकी दी है तो यही कहा कि शेर नहीं सवा शेर नहीं बड़ा सेब लेके आना हमारे जैसा। शेर नहीं सवा शेर नहीं बहुत बड़ा शेर लेके आना। अगर इन ऐसे लोगों को के लिए कोई रिहेबिलिटेशन हो जहाँ पर ये लोग भी अपनी जो है उनकी तरबियत हो तो ज़रूर ये माशरे का एक बड़ा बेहतरीन जो फ़र्ज साबित हो सकता है। लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी स्टोरी है जो अभी तक भी ये हमें नहीं सुना सकी, लेकिन इसके अंदर जो एक पोटेंशियल है वो सबके सामने आपने देखा है। देखने वालों को नज़र आ जाना चाहिए। फिर आप बंदा कोई और लेके आओ, कहते ने शेर नहीं सेब नहीं बड़ा सेब लेके आना, और हमसे हमारे जैसा खूबसूरत सा इन्हीं सूखी सड़कों पे शेर लेके आना जाए या
जिस तरह की आपने बातें सुनी, यकीनन एक आम इंसान इस तरह की बातें नहीं कर सकता, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि ये मस्कन है सारा, ये लाइफस्टाइल है और इसको छोड़ भी नहीं सकते। और इसी के साथ चलते हैं, इजाज़त चाहते हैं आपसे, देखते रहें बागी टीवी। सारे ही कमज़र्फ इंसान हैं समेत इमरान खान के। ऑडियो लीक्स हो रही हैं उनकी, तो ऑब्वियसली फिर लोग पीछे हटेंगे कि भाई ये बंदा तो ट्रस्टेबल नहीं है। मैं सर में जूतियां इससे खाऊंगा, सरेआम खाऊंगा, और ये अमेरिका के कहने पे अमल नहीं करेगा तो मजहब के नाम पे बना रहा है, तो आवाम बन रही है, बस ठीक है, लोग अपने फायदे में बैठे हैं। बंद कमरे में बहुत कुछ करते हैं हर बंदा, अगर राज आप ढूंढने लग जाए जो वो करते हैं तो फिर तो बड़ी आगे तक बात चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब की 3 ऑडियोज़ यानी अब तीसरी ऑडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है और उसमें निहायत नाजेबा गुफ्तगू हो रही है। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जो इस्लामिक टच से, जो रियासत मदीना के बयानिया से जो इस कदर फॉलोअर्स लाए थे, वो क्या वो इस तरह की ऑडियोज़ के बाद इमरान खान साहब से दूर होंगे? और क्या इन ऑडियोज़ के बाद किसी तरह का तजाद नज़र आता है कि इमरान खान साहब जलसे जुलूसों में तो रियासत मदीना की बात करते हैं, वहाँ तो वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात करते हैं, लेकिन बंद कमरों में क्या वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं? लोगों से चल के पूछते हैं। जी अच्छा, मैं ये बताएं, इमरान खान साहब की नई ऑडियोज़ जो है ना वो लीक हुई हैं, आपने सुनी है? हाँ, एक सुनी है, वो किसी लड़की के साथ आ रही थी आज। झूठ होगा, ऐसे किसी को बदनाम करना हो ना, अब कोई ऑडियो लीक कर दो ऐसी कि उसके खिलाफ कोई ना कोई, जैसे फजल रहमान ने सही सलामत होश में औरतों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की है, तो उसके खिलाफ तो किसी ने कोई बात नहीं की। ये तो अब हम कुछ नहीं कह सकते, ये उसका फेल है, हमारा थोड़ी फेल है। नहीं, वो कौम के लीडर है ना, तो वो फिर रियासत मदीना की क्यों बात करते हैं? अगर बंद कमरों में ऐसी गुफ्तगू होती है रियासत मदीना में, जैसे हम कौन से सही हैं, हमारे भी 3 बेस हैं, यही बात है ना। वो भी चेंज है, उसका भी अपना ज़िंदगी है, अपना दिल है, वो जो मर्जी करे, इसमें तो कुछ नहीं ना। बेसिकली मेरे नज़दीक तो सारे सियासतदान फजूल हैं, जो मेरे मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सारे ही कमज़र्फ इंसान हैं समेत इमरान खान के। जब वो जलसा निकालते हैं, ब्लॉक करते हैं रोड्स, तो उससे इतने लोगों का नुकसान होता है, वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। उनको होता है कि बस हमारी वजह से ना ये देखो रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, हम पॉपुलर बंदे हैं, हम ये हैं वो कुछ भी नहीं है भैया, आप लोग इंसान हो, ठीक है। और आप देखो, मैंने इतनी सारी देखे हैं, ब्लॉक होते हैं रास्ते, एम्बुलेंस होती है बीच में फंसी होती है, उनको रास्ता नहीं मिल सकता है क्योंकि सारी जगह ब्लॉक है। और आप देखो, कोई आपकी वजह से मर रहा है, जी रहा है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको यह है कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, लोगों को क्या मिलता है? ये वो रोड ब्लॉक्स कर देते हैं, क्या कहते हैं उसको, हड़ताल वगैरह करते हैं, टायर वगैरह जलाते हैं और आगे ट्रक कर देते हैं, इससे सिर्फ लोगों का नुकसान होता है। इस तरह की गुफ्तगू की तो बात बाद में है, पहले 4 साल ये हमें बताएं कि 4 साल में नवाज शरीफ से इसने क्या हासिल किया है? एक 4 आने भी नहीं ले सका ये। बंद कमरे में बहुत कुछ करते हैं हर बंदा ही। हाँ, अब हर किसी का राज आप ढूंढने लग जाएं जो वो करते हैं तो फिर तो बड़ी आगे तक बात चली जाएगी। तो बंद कमरों में सारे ही करते होंगे, बिल्कुल सही। बंद कमरों में अल्लाह माफ़ करने वाला है, किसी के सामने बंदे को ना नेक बन के रहना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब दोगले इमरान खान साहब सामने और मैं तो नहीं कह सकता भाई। अच्छा, बंदा मेरे सामने तो उसने कभी 2 नंबरी वाली बात नहीं की। वो अपनी ज़ुबान से मुतासिर कर रहे हैं, अपने जो सा इखलाक है उससे मुतासिर कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू लीक होने के बाद जो इस्लामिक टच वाले सारे फॉलोअर आए थे वो उनसे हट जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये 2 नंबरी भी हो सकती है। आजकल तो हर किसी की वॉइस रिकॉर्ड आ रही है लोकल। इमरान खान कोई रियासत मदीना की जो है बात लगा के अवाम को बना रहा है, कोई नाउज़ुबिल्लाह मज़हब के नाम पे बना रहा है, तो आवाम बन रही है, बस ठीक है, लोग अपने फ़ायदे में बैठे हैं। जो लोग मज़हब के नाम पे निकले थे आज वो अपनी वियटों में घूम रहे हैं। ये जो इस्लामिक टच वाले वोट बैंक इन्होंने गेन किया था और इस्लामिक जो इन्होंने सारा वो एक अपना प्रोपेगेशन की थी, उसकी बेस पे जो वोटर आया है वो इस तरह की ऑडियोज़ के बाद इमरान खान साहब को छोड़ेगा? सर, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि वोट, अब मैं क्या बताऊं कि उसका हल भी नहीं है। अगले साल इलेक्शन होने हैं, फिर इन लोगों ने इलेक्शन लड़ने और इन लोगों में से किसी एक ने जाके कुर्सी पे बैठ जाना है। कमरों के भी अलावा अगर आप नेक होते हो ना इतने, तो आप ये सब कुछ करते ही ना। अगर वो इतने ही नेक होते ना, वो जलसों से बल्कि उल्टा लोगों को रोकते हैं जब उनको गोली लगी है। ठीक है, उनके टांग में गोली लगी है, कोई कहता नहीं लगी, कोई कहता लगी, जो भी अल्लाह को हकीकत पता है, हमें नहीं पता, बट वो उसकी वजह से सिर्फ इतना कुछ कर रहे हैं। आप देखो भाई उसकी वजह से क्या कुछ हो रहा है। आप फिर अंदर भी ये भी कहते हो कि मैं नेक हूँ और नेक बातें भी करूँगा, तो इससे तो कुछ नहीं हो सकता है। जो ऑडियोज़ लीक हो रही हैं जिसमें गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं वो, तो उनके वोट बैंक में कोई फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा, लोग सुनेंगे। जब ऑडियो लीक्स हो रही हैं उनकी, तो ऑब्वियसली फिर लोग पीछे हटेंगे कि भाई ये बंदा तो ट्रस्टेबल नहीं है, तो वो पीछे हटेंगे, वोट नहीं देंगे इस दफ़ा। नेकी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान खड़े होते हैं, लेकिन बदी के साथ कोई नहीं खड़ा होता। हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं, अमाल नहीं है हमारे। अमल कैसे हैं उनके? कोई अमल करके दिखाएं
मैं कट्टर नवाज शरीफ का हूँ, ठीक है, मैं उसको वोट 1000 मरतबा दूंगा, मुझे एक मरतबा बताए कि कोई ऐसा एक काम उसने 4 सालों में किया हो। नहीं, फ़र्क तो पड़ता है। जो कुछ लोग जो अगर जिनको अगर वो दिल पे ले लें ये बात, कोई अगर वाकई हकीकत हो इसमें, तो जो लोग सोचेंगे वो पीछे तो हटेंगे, लाजमी बात है। मेरे सर में जूतियाँ मारना अगर ये अमेरिका के कहने पे ना अमल करे तो। कौन? इमरान खान। अच्छा, हाँ जी, तो वो तो कहते हैं मेरी हुकूमत गिराई उन्होंने। 50 साल मेरी उम्र है, मैं 50 साल से देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है, ठीक है, मैं सर में जूतियाँ इससे खाऊंगा, सरेआम खाऊंगा अगर ये अमेरिका के कहने पे अमल नहीं करेगा तो। आप यहीं से नज़र लगा लेना कि एक इस्लाम के नाम पे बंदा, उसके बाद उसकी ये चीज़ें हैं, और तो वो बाकी अपनी जब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद वो क्या करेगा? ऑब्वियसली जो बंदा कह रहा है कि मैं इंसाफ लाऊंगा तो वो फिर स्वा इंसाफ लाएगा। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरे वोटर्स भी, ज़रूरी नहीं कि जो इस्लामी वोट बैंक उनका था, बाकी वोटर्स भी, कि कोई भी बंदा लॉयल नहीं है कंट्री के साथ, अपने बेनिफिट्स के साथ लॉयल है। जो वो अपने बेनिफिट्स लेंगे उसके बाद वो दफ़ा हो जाएंगे मुल्क से। नहीं भी होंगे तो यार हमारे ऊपर एहसान किया है कि वो पैसा छोड़ के पाकिस्तान में आए, ना आए भाई। अब इमरान खान चाहे अच्छा है, चाहे फरिश्ता है, चाहे जो भी है, हमें नहीं पता। बहुत शुक्रिया जी। जितना नाज़रीन आप लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब की ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं इससे क्या उनके वोट बैंक में फ़र्क पड़ेगा? जो इस्लामिक टच के ज़रिए से वो वोट बैंक लाए थे, क्या वो मुतासिर होगा इस तरह की ऑडियोज़ के लीक होने के बाद? और इमरान खान साहब जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात करते थे, जो रियासत मदीना की बात करते थे, और जो कहते थे कि जो इस दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे वो लोग जो मेरे मुखालफिन को सपोर्ट करेंगे, जैसे उन्होंने चिश्तिया जलसे में कहा था, तो क्या उनके बयानिए और उनके किरदार में किसी तरह का तजाद नज़र आता है? आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।